हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज का जो लेक्चर है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप इसको कभी भी देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि सभी लोगों के पास समय का थोड़ा सा इशू रहता है, कोई कभी आता है कोई कभी आता है। लाइव में लोग उतने रह नहीं पाते, किसी को नेट का इशू रहता है, किसी को जो चार्ज नेट में जो चार्ज करते हैं उसका इशू रहता है। तो मेरे को लगा कि चलो रिकॉर्ड का ट्राई करता हूँ कि मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ आप लोगों के लिए। जहाँ पे भी हम आइगन वेक्टर के क्वेश्चन कर रहे थे, उसके बाद कुछ गुड क्वेश्चन का कलेक्शन मैं आज लेने वाला हूँ। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, आज की जो क्लास है ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि देखो ये क्वेश्चन है 319, हम पहुंच चुके हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे 319 नंबर पे पहुंच चुके हैं इस चैप्टर में, लीनियर अलजेब्रा में। द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, 2007 आईआईटी कानपुर का क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, जब हम बोलते हैं ना कि लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, तो हमको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि हम इस चैप्टर में जितनी सारी चीजें पढ़ चुके हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, रैंक पढ़ चुके हैं। रैंक में भी हम इंडिपेंडेंट रोज, इंडिपेंडेंट कॉलम्स और इंडिपेंडेंट वेक्टर्स बोल देते थे। तो ऐसा ना हो, क्या ना हो कि आप बोले कि सर हम तो ऐसा फाइंड आउट करते थे लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर सर है आपके पास, तो ऐसा भी कुछ ना हो कि पता चला आप इसका डिटर्मिनेंट निकाले 2012, इसका डिटर्मिनेंट आ गया 4, तो आप बोले नॉट इक्वल टू 0, तो बोले नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स 2, लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर इक्वल टू 2, ठीक है। ये क्राइम है, ध्यान से अगर समझा जाए तो एक क्राइम है। इसलिए क्योंकि आप बात जो कर रहे हो ये टेक क्राइम है, इज द टेक्निकल क्राइम। आप कुछ नहीं करना है, आपको बड़े ध्यान से समझना है। हम आइगन वेक्टर्स के इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं, ये कोई आइगन वेक्टर थोड़ी है 20 और 12। अगर 20 और 12 अगर आइगन वेक्टर्स होते और हमको बात करना होता कि इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है क्या, तो सच में आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते। सपोज करो अगर ये आइगन वेक्टर होता, आइगन वेक्टर 1 या आइगन वेक्टर 2, और आपको बोला जाता है कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो आप डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, सच में बोल दो दोनों आइगन वेक्टर इंडिपेंडेंट है। क्या वो आइगन वेक्टर है? नहीं भाई, वो तो मैट्रिक्स है, वो तो एक मैट्रिक्स दिया आपके पास। और आपको पता है कि जब मैं आइगन वेक्टर्स की बात करता हूं तो आइगन वेक्टर एसोसिएटेड विद द आइगन वैल्यूज है, तो ये सब नहीं करना है। क्लियर? हाँ, अब क्वेश्चन आ रहा है कि सर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर की जब हम बात करते हैं तो क्या होते हैं? कुछ भी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो कि हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया है, जो ए मैट्रिक्स दिया है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या दिखेगा आपको? 2 1 0 2। ये इस मैट्रिक्स को ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा सर तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, बिल्कुल सही बात है, इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो सर इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वही सर आइगन वैल्यूज हो जाएंगे। तो लैम्डा की वैल्यू जो हो जाएगी 2,2, यस सर 2,2 हो जाएगी, यस आइगन वैल्यूज 2,2 हो जाएगी। तो रिपीटेड है, हाँ 2 और 2 है, इतना आपको दिखना चाहिए क्योंकि एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अगर नहीं आपको दिखता तो फिर आप ऐसा लिखते हैं कि लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस, ट्रेस कितना है 4, तो -4 लैम्डा, फिर आप बोलते हैं कि प्लस डिटर्मिनेंट तो कितना होता 4, ऐसा लिखते हैं आप ये। फिर ये लैम्डा -2 का होल स्क्वायर, इस इक्वेशन को लिखते हैं लैम्डा -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू तो 2,2 आने वाली है, तो आइगन वैल्यूज आपके पास ये है। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर दोनों आइगन वैल्यूज रिपीटेड है तो दोनों आइगन वैल्यू से एसोसिएटेड जो होगा आपके पास क्या आइगन वेक्टर्स जो होगा, इसका मतलब है कि लैम्डा 1 की वैल्यू 2 है, लैम्डा 2 की वैल्यू 2 है। तो ये तो क्लियर बात हो गई कि सर इस लैम्डा, इस आइगन वैल्यू से रिलेटेड अगर एक आइगन वेक्टर है ev1 और ये अगर ev2 है, तो ev1 और ev2 तो सेम ही होगा, ev1 इक्वल टू ev2 तो सेम होगा बिकॉज बोथ आर द आइगन वैल्यूज। तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कितने होते हैं, पता आपके पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। जब आप बोलते हो ना कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, उतने ही आपके पास होंगे। अगर दोनों आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हो जाती है, एक 1 आ जाता है एक 2 आ जाता, तो आप बोलते थे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर जो होंगे वो 2 होते। अगर ये दोनों अलग अलग आ जाते 1 और 2 आ जाता, एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ, मैं ऐसा बोलूँ कि सपोज करो एग्जाम्पल ऐसा आ जाता कि लैम्डा की वैल्यू अगर आपके पास ऐसा आ जाता कि लैम्डा की वैल्यू 1,2 आ जाता, ये 1,2 आ जाता, तो दो आपके पास, एक लैम्डा 1 है हमारे पास 1 और एक लैम्डा 2 है आपके पास 2 है, तो एक इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर 1 होता, यस एक मतलब आइगन वेक्टर 2 होता, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर 2 हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अब हमारे पास
दोनों जो है आपके पास वो रिपीटेड है। और अगर आप ध्यान से देखो कि EV1 और EV2 की वैल्यू सेम है, तो नंबर अब दोनों जब सेम ही हैं, दोनों जब सेम ही हैं, तो एक ही तो इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर हुआ। मतलब जो आप निकालोगे वो एक ही होगा, EV1 EV2 इक्वल टू एक ही आपके पास सेट होगा, मतलब एक ही आपके पास होगा, दो अलग अलग नहीं होंगे। क्योंकि हमारे पास जब दोनों की वैल्यू सेम आने वाली तो हम अलग अलग नहीं लिख सकते। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर जो हुआ वो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू। अगर मैं बोलूँ कि सर टोटल आइगन डिस्टिंक्ट वैल्यू कितनी है, एक, दो, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू की वैल्यू की बोलूं कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू कितना है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज कितना है, लेमडा की वैल्यू बोले 2 है सर। क्यों, तो दो और दो को तो एक ही बार लिखूंगा, दो। तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू अगर 2 है तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर भी सिर्फ एक ही होगा। या वैसे भी अगर आपको याद होगा थोड़ा बहुत भी कि जब हम बोलते थे कि सपोज करो एक ये आपके पास ये है, कितने रोज आपके पास, अगर मैं बोल दूं कि ये 1 2 3 है, ये भी 1 2 3 है, ये भी 1 2 3 है। अगर मैं बोलूँ कि हमको डिपेंडेंट रोज की बात अगर मैं करूँ कि कितने रो से 3 रो है, तो नंबर ऑफ डिपेंडेंट जो रोज है वो कितना होता था, 2। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज कितना होता, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज 3 में से सर 2 माइनस कर दो, तो 1। तो तीनों अगर आपके पास ये आइडेंटिकल भी है तो भी आपके पास ये 2 डिपेंडेंट होगा और एक तो बच ही जाएगा। क्योंकि इसका जो रैंक होगा, क्योंकि आपके पास अगर मैं इसके रैंक की बात करूं तो रैंक तो मिनिमम 1 ही होगा। तो ये हमको क्लियर रहना चाहिए बात है। ऐसा नहीं हो सकता कि डिपेंडेंट रोज आप तीनों बोल दिए, चाहे फिर आपके पास पूरी वैल्यू तीनों वैल्यू सेम हो। तीनों वैल्यू सेम है मतलब तीनों वैल्यू सर एक्स वैल्यू है, सपोज करो तीनों की वैल्यू एक्स है, ये मतलब तीनों रोज में सब वैल्यू सेम है, ये तीनों वैल्यू सेम है। तो कितने आपके पास डिपेंडेंट रोज होंगे, तो हमको क्लियर है कि आइडेंटिकल है तो भी आपके पास अगर 3 × 3 का मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ डिपेंडेंट जो रोज है वो 2 ही है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट जो रोज है वो आपके पास 1 ही है। ये बात क्लियर है। अच्छा, हमारी बात यहाँ चल रही थी कि सर ये दोनों तो आपके पास सेम ही होंगे, तो दोनों डिपेंडेंट ही हुए। यस, दोनों जब डिपेंडेंट हुए तो नंबर ऑफ डिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स बोलना है तो 1 बोल दो, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर बोलना है वो भी 1 बोल दो। क्योंकि जब दोनों ही आपके पास डिपेंडेंट आपके पास अगर है, दोनों वैल्यू सेम है। सपोज करो इसके ग्रुप को लिखूं मैं, कि अगर मेरे को सर आइगन वेक्टर्स अगर लिखना है, सपोज करो मैं इसके ग्रुप को लिखना चाहता हूँ कि सर एक एक्स है सर, और सर एक आइगन वेक्टर x1 आया और एक आइगन वेक्टर x2 आया सर। अब मेरे को वैल्यू नहीं पता, मान लेते मैं तो सॉल्व ही नहीं कर रहा ना, मैं बोल देता हूँ k1 k2 आ रहा है एक आइगन वेक्टर, तो दूसरा भी k1 k2 आएगा क्योंकि दोनों ही आइगन वैल्यू सेम है। अब k1 k2 है सर, यस सर। अब k1 k2 अगर आपके पास है, ध्यान से देखो, तो इसका मतलब है कि डिपेंडेंसी अगर मैं बात भी करूं तो अगर मैं जीरो करना चाहूं तो किसी एक को जीरो कर सकता हूं। अगर मैं इसकी बात करूं कि सर इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा, बिल्कुल इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। इसमें अगर मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, इसका आपके पास जीरो हो जाएगा, ये k1 है, ये k2 है, और ये 0 0 हो जाएगा, ये 0 0 हो गया। इसलिए अगर दो आपके पास आइडेंटिकल भी है तो तब भी इंडिपेंडेंट जो आइगन वेक्टर होगा 1 होगा। तो अगर आपको बहुत सिंपल जानना है, ये तो बहुत कंसेप्ट हो गया जितनी बातें मैं करता हूं, कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वैल्यूज क्या होगा, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू। तो सर यहाँ पर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू कितना था, सिर्फ एक ही था, एक ही डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू था, ओनली 2, लैम्डा इक्वल टू 2, ओनली 1 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, लैम्डा इक्वल टू 2, एक ही आपके पास आने वाला था। इसका मतलब सर ये तो बहुत ही आसान हुआ, हाँ ये बहुत ही आसान हुआ। बट कई बार क्या होता है कि हम इतनी सारी चीजें पढ़ लेते हैं, आपको यहाँ पे इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर बोल रहा है तो भी हम कुछ सोच रहे हैं कि हम पहले क्या पढ़ते थे, पहले क्या जानते थे। जस्ट क्लियर है आपको कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज डिसाइड कर सकता है कि कितने इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं। तो इसके लिए वरी करने की नीड नहीं है। ये 2007 का क्वेश्चन था और इसका आंसर 1 है। दोनों आइगन वैल्यूज डिफरेंट हो जाती तो आंसर 2 आ जाता। सर जीरो कब आता, नहीं आता जीरो, जीरो कैसे आ जाएगा जब आपके पास दो ही निकलने वाले हैं, तो दो ही आइगन वैल्यूज निकलने वाली है तो। ठीक है सर, ओके। अब ये 2016 का क्वेश्चन है, इसमें भी पूछा है नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इसमें भी यही पूछा है। इसका मतलब सर इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं बिल्कुल, और ये और यकीन मानिए ये 10 सेकंड में खत्म हो सकते हैं। कैसे, अगर मैं बोलूं कि इसको ध्यान से देखो, ये क्या है सर, ये तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अच्छा, इससे एडवांटेज ये होता है कि लैम्डा की वैल्यू आपको तुरंत पता है 2, 2, 3। तो नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज कितनी है, अगर मैं बोलूं कि सर नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज कितनी है, नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज वो तो 3 होगी, जितना ऑर्डर होगा वो तो हमेशा उतना ही होगी जितना ऑर्डर होगा, 3 सर। हाँ, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू बोलूं तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज बोलूं तो, अच्छा डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू बोल रहा हूं तो सब अलग अलग आइगन वैल्यूज, तो वो होगी 2। कौन कौन सी 2 सर, 2, 2 में से एक बार 2 और एक 3 हुआ, ये नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि इस 2 के लिए एक आइगन वेक्टर निकलेगा, 2 के लिए एक आइगन वेक्टर निकलेगा, यस सर। 3 के लिए एक आइगन वेक्टर निकलेगा, यस। तो मैं अभी फिर से अगर मैं बात करूं कि क्या होगा, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर
इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। इस बात को हमेशा क्लियर रखें। ये तो अभी मेरे पास कितना आ रहा था डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू सर 2, सर एक डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू ये है सर, और एक डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू ये दो में से तो एक ही लेंगे हम लोग। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू 2 है ओनली, और डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू 2 है तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स भी 2 होंगे। अगर सर ये 1 2 3 होता तो फिर मैं आंसर 3 दे देता। जैसे इस क्वेश्चन में तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना था सर, सिंपली 2। एकदम 10 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर किसी को पता हो, ना पता हो तो कुछ कुछ करेगा वो, कैसे करे क्या करे। तो इसका मतलब है सर ये तो बहुत ही आसान सा कंसेप्ट हुआ। यस, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर इज वेरी वेरी सिंपल थिंग। सिर्फ आपको आइगन वैल्यूज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अगर वो 2 2 3 नहीं रहता, अगर वो 2 3 4 होता तो 2 3 4 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू 3 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। यस, इस बात को क्लियर रखेंगे, इस बात को क्लियरली देखेंगे अपन, ठीक है सर। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप इस बात को देख लेना। हाँ, अब ऐसा हो सकता है कि नॉर्मली वो रिपीटेड क्यों देते हैं, इसलिए रिपीटेड देते हैं, मतलब अगर मैं बताऊं आपको कि क्यों रिपीटेड देते हैं, उनको लगता है 3 आइगन वैल्यूज है तो 3 लोग 3 लिखना चाहेंगे। अगर वो 1 2 3 लिख देते 1 2 3, तो होता क्या, लोग तुक्का भी मारते तो 3 वाला सही बैठ जाता। तो तुक्के में सही नहीं बैठना चाहिए ना। अगर ये 2 2 3 है तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि यार नहीं यार, 2 ही डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है तो डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर भी वही 2 होंगे। ओके, ठीक है, ये गुड कंसेप्ट, द गुड कंसेप्ट। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आएंगे तो आपको तुरंत के तुरंत सॉल्व कर लेना चाहिए, एकदम आराम से सॉल्व कर लेना चाहिए। ओके, चलो 2005 आईआईटी बॉम्बे का क्वेश्चन था, 321 नंबर पे पहुंच गए। नंबर ऑफ क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक मैट्रिक्स पी है, बोला कि वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज इक्वल टू -2, बोला एक आइगन वैल्यू -2 है। 3x3 का मैट्रिक्स से दिख रहा होगा आपको। वन ऑफ द आइगन वैल्यू, एक लैम्डा की वैल्यू दे दिया गया। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइगन वेक्टर, बोल रहा है कि कौन सा आपके पास आइगन वेक्टर होगा उसके करस्पॉन्डिंग -2 के, ठीक है। अब अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो मैं बिल्कुल फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्यों नहीं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाला जा सकता है, ठीक है। कैसे निकाल लें आप, जब आपको आइगन वैल्यूज पता होती है, जब आपको आइगन वैल्यूज पता होती है, लैम्डा इक्वल टू -2 है, तो अभी हमारे पास कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट ये कहता है कि ax इक्वल टू लैम्डा एक्स, ए की जगह p दिया है तो px इक्वल टू लैम्डा एक्स, ए मैट्रिक्स दिया, पी मैट्रिक्स दिया है, px इक्वल टू लैम्डा एक्स। अब px इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू कितना है, एक ही आइगन वैल्यूज दी है -2, तो -2x। तो पी मैट्रिक्स आपके पास जो पी मैट्रिक्स दिया, दिस इज द पी मैट्रिक्स, क्या 3 -2 2 0 -2 1 0 0 और 1, ये और ये ये, और एक्स वाई जेड नंबर ऑफ आपके पास डायमेंशन जो होगा, और -2 एक्स वाई जेड, x1 x2 x3 भी लिख सकता हूँ, 3x3 मैट्रिक्स है। अब आपको बस मैनेज करते आना चाहिए क्या, कि अगर मैं बोलूँ पहला इक्वेशन क्या दिख रहा है, तो 3x दिख रहा है, यस सर, 3x -2y + 2z दिख रहा है, यस सर, इक्वल टू क्या दिख रहा है, -2x सर, -2x दिख रहा है। जैसे अगर आप देख रहे होंगे तो -2x दिख रहा है, कि इक्वेशन दिख रहा है, बोलिए यस सर, x भी है, y भी है, z भी है, सब कुछ है हमारे पास, देखो जरा ध्यान से, यस सर। तो अभी हम कैसे सॉल्व कर लें, अभी तो सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि सभी तो है, एक ही इक्वेशन में 3 अननोन है, x y z। दूसरे में क्या दिख रहा है, अच्छा दूसरे में दिख रहा है -2y, दूसरे में -2y 0 × x -2 × y + z, तो -2y + z। राइट साइड में कितना है, -2y। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो गया। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन क्यों हो गया, इसलिए इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो गया कि सर ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, क्या -2y, तो सर z की वैल्यू 0 होगी, ये क्लियर हो गया, z की वैल्यू 0 होगी, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, थर्ड वाला इक्वेशन क्या है, थर्ड वाला इक्वेशन ध्यान से अगर आप देखोगे तो 0 0 + 1 z है, तो सर z इक्वल टू -2z आ रहा है, सर ये तो इनवैलिड इक्वेशन आ रहा है, नहीं, अगर z -2z है तो दिस इक्वेशन इज ओनली वैलिड, ये इक्वेशन तभी वैलिड होगी, ओनली वैलिड व्हेन z इक्वल टू 0, ओनली वैलिड व्हेन z इक्वल टू 0। अगर z 0 है तो ही z -2z के बराबर हो सकता है। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, ये पहला इक्वेशन था, फर्स्ट को देख रहे थे,
ये सेकंड था, सेकंड से जेड जीरो मिल गया और थर्ड वाला इक्वेशन ये आया। किसी को लग सकता है कि सर ये तो गलत लिखा, नहीं भैया जेड जीरो के लिए वैलिड है। तो सेकंड और थर्ड से जेड जीरो मिल रहा है, जेड जीरो मिल रहा है सेकंड और थर्ड से, बचा सिर्फ फर्स्ट, तो जेड जीरो पुट कर दो यार। क्या बचा इक्वेशन में 3x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 2x, दिखा? यस सर। क्या दिखा? क्या अगर मैं बोलूँ क्या आया तो माइनस 3x प्लस 2y, यही था, क्या था? माइनस 3x प्लस 2y, जेड तो जीरो हो गया, इक्वल टू माइनस 2x। ये इतना इतना हमको दिख रहा हो, अगर हम ध्यान देख रहे होंगे तो इतना दिख रहा था, माइनस 2x था, 3x माइनस 2y प्लस 2z था, तो 3x माइनस 2y किए सर। यस 3x था ना, ये 3x था, सॉरी हाँ कुछ गड़बड़ कर दिया अपन, 3x माइनस 2y था ना, 3x माइनस 2y, ये तो 2y उस साइड चला गया तो कितना हो गया, 2x इधर आ गया तो सर 5x आ गया सर। 2y इक्वल टू 5x है एक्चुअली, 2y इक्वल टू 5x। देखो जरा ध्यान से, अब आपके पास तरीका है कि ऑप्शन में से देख लो, या तो y बाई एक्स इक्वल टू कर लो तो 5/2। आपके पास अलग अलग स्टाइल है बात करने की कि सर y बाई एक्स का रेशो 5/2 होना चाहिए, या फिर आप बोल रहे हो कि सर x की वैल्यू अगर मैं k पुट कर लूँ तो, हाँ x की वैल्यू k पुट कर लोगे तो y की वैल्यू 5/2 क्या आएगी, तो आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया सर k और 5/2 के। और सर अगर मैं k की वैल्यू 1 पुट कर लूँ तो, अच्छा k की वैल्यू अगर 1 पुट कर लोगे तो आंसर विल बी 1 एंड 5/2। बिल्कुल सही है, क्या सही है? बिल्कुल सही है भैया। सर k की वैल्यू 2 पुट कर लूँ तो, अच्छा k की वैल्यू 2 पुट कर लो तो 2 और 5, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। सर k की वैल्यू अगर मैं 4 पुट कर लूँ तो ये k की वैल्यू 1 के लिए था, ये k की वैल्यू 2 के लिए था। सर k की वैल्यू अगर मैं 4 पुट कर लूँ तो, अच्छा 4 पुट कर लोगे तो 4 और ये 10, सब सही। अरे सब सही, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं यार। या तो y बाई एक्स का रेशो 5/2। तो मैं बोल रहा हूँ कि z की वैल्यू जीरो, इस बात को क्लियर रखना कि z की वैल्यू जीरो है। अब मैं जब ऑप्शन देखूंगा कि आइगन वेक्टर्स में z की वैल्यू जीरो है, तो z की वैल्यू जीरो सिर्फ एक ही में आ रहा था, तो क्वेश्चन तभी सॉल्व हो चुका था, z जीरो सिर्फ एक ही में था। इसमें तो z जीरो है नहीं, इसमें भी z जीरो नहीं, इसमें भी z जीरो नहीं। अगर x और y देखना है तो देखो आपके पास कितना है, 2 5 दिख रहा है आपके पास? यस सर, तो 2 5 दिख रहा है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, ये x और y की वैल्यू लिखाओ अभी, इसमें z जीरो डाल दो, ये नहीं लिखे थे अपन, ये z जीरो अपन सिर्फ दो ही लिखे ना, थर्ड तो z जीरो था, तो यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पे भी लिखा। तो आंसर आपके पास देखो ये वाला ऑप्शन में भी कर रहा है 250 XYZ, तो 250 आ गया। तो मैं बोल रहा हूँ कि पहले ही सॉल्व हो चुका था, क्योंकि z की वैल्यू जब जीरो आई थी तभी आपको पता चल जाता कि डी आंसर है, अगर आप एग्जाम में होते तो, बट फिर भी पूरा निकालना था। इसका मतलब है कि डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई 3x3 का मैट्रिक्स दिया है और कोई आपसे आइगन वेक्टर्स की बात करे तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आराम से पहले देख लो, आप देख लो कि आप कंफर्टेबल हो कि नहीं, और उसके बाद स्टार्ट करो। यस वी कैन सॉल्व यार, कोई भी इशू नहीं, ठीक। तो 2 और 5 भी आ जाता। सर इसकी जगह अगर और कुछ लिखा रहता तो, इसकी जगह 4 10 और 0 लिखा रहता तो ये क्यों नहीं आंसर होता यार? ये तो एक ही बात है ना, ये तो एक ही बात है। ओके, अभी 2017 का क्वेश्चन है, देखते जरा क्या लिखा हुआ है। अब 2017 का जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है एक मैट्रिक्स है, हैज 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज से बोला है, मतलब लैम्डा 1 है, लैम्डा 2 है और लैम्डा 3, देयर आर 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, और वन ऑफ इट्स आइगन वेक्टर इज 101 है, वन ऑफ द इज आइगन वेक्टर, मतलब किसी एक आइगन वैल्यूज के लिए जो आपको नहीं पता उसके लिए एक आइगन वेक्टर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अनदर आइगन वेक्टर ऑफ ए, इस ए का कोई दूसरा आपके पास एक आइगन वेक्टर हो सकता है। ऐसे 3 आइगन वेक्टर्स होंगे क्योंकि तीनों डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है। तो एक आइगन वेक्टर दिया है किसी एक आइगन वैल्यूज के लिए, और दूसरा आपके पास बोला है कि बताओ कि कौन सा होगा करके। अब एक तरीका ये है कि मैं इसको सॉल्व करने जाऊं मतलब मैं इसका आइगन वैल्यूज निकालूं, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, फिर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 को सॉल्व करूं। सॉल्व करने के बाद मेरे को पता चलेगा कि अच्छा एक जो दिया है वो किसका दिया है, फिर जो 2 निकालूंगा आइगन वेक्टर उसमें से चेक करूंगा कि कौन सा आइगन वेक्टर आएगा। ये तो 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अगर मैं इसको कन्वेंशनली सॉल्व करने जाऊं कि मैं तीनों आइगन वैल्यूज निकालूं, फिर तीनों आइगन वैल्यूज से 3 आइगन वेक्टर्स निकालूं और फिर ये चेक करूं कि अच्छा इसके लिए ये आइगन वेक्टर्स दिया था, फिर बचे जो 2 है उसमें से देखूं कि ऑप्शन में कौन सा है। ये एक थॉट हुआ। 10 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा हूं, बड़ा सा क्वेश्चन सॉल्यूशन। अब थोड़ा कंसेप्ट पे अगर अपन जाए, कंसेप्ट पे क्या जा सकते हैं अपन, अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप ध्यान दोगे तो पता है जो मैट्रिक्स है, जब ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, जब ये मैट्रिक्स आपके पास होता है, ध्यान देखो आपके पास फर्स्ट रो को देखो, फर्स्ट कॉलम को देखो, सर ये तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है, वही तो बात है यार। मतलब ये क्या है सर, ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सर। ये क्या है सर, ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सर। हाँ, अब अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो कंसेप्ट ये कहता है कि पहला पॉइंट सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अच्छा दूसरा पॉइंट डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज,
पता अगर ऐसा है तो क्या होता है सर? ऐसा है तो बहुत कुछ होता है। क्या होता है ऐसा है तो? सर एक तो ये होता है कि सर जो आइगन वेक्टर्स होंगे EV1, EV2, EV3, सर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे सर। बिल्कुल सही बात। और सर अगर मैं x1, x2, x3 भी बोल दूं इसको, EV1, EV2, तो सर फिर ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होंगे सर। EV1, EV2, EV3 इंडिपेंडेंट जो आइगन वेक्टर्स है ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी होंगे। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी होंगे, ये होंगे दिस वन। ठीक, अब मैं बोल रहा हूँ कि यार मेरे को एक पता है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के लिए आपके पास क्या करना रहता है। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के लिए आपको बस बताना रहता है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की अगर प्रॉपर्टी अगर आपके पास है, ये EV1 है, तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स में आपके पास ये होता है कि EV1 ट्रांसपोज अगर मैं करूँ EV2 के साथ तो 0 हो जाएगा। अपोजिट भी लिख सकता हूँ मैं, EV2 ट्रांसपोज करो EV3 के साथ तो 0 हो जाएगा, या EV3 का ट्रांसपोज करो EV1 के साथ तो 0 हो जाएगा। ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। अपोजिट भी लिख सकते हैं, बोला ध्यान रखिए हमेशा ऑर्डर पे डिपेंड करता है, ऑर्डर पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको एक पता है, अगर आपको पता है कि सर x1 मेरे को पता है, x1 का ऑर्डर कितना है सर 3x1, बिल्कुल सही। तो x1 ट्रांसपोज क्या होगा सर? x1 ट्रांसपोज जो होगा सर वो 101 हो जाएगा। अच्छा, वो क्या हो जाएगा 1x3, बिल्कुल। फिर x1 के साथ फिर दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर लेते अपन। तो दूसरा एक आपके पास आइगन वेक्टर्स दिखा था 101 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें अपन? 101 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें हम? 101 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 0 हो जाए? ओके, अब सोचो कि 101 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और ये 101 ऐसा है, 101 ट्रांसपोज लेने के बाद दिस वन। अब 1 इंटू 0 करूँगा, ठीक है, 1 इंटू 0 करूँगा प्लस 0 इंटू 0 करूँगा, फिर 1 इंटू -1 करूँगा। क्या 0 आ रहा है? नहीं सर, तो -1 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है सर। ये नहीं हो सकता क्योंकि ये इसके साथ ऑर्थोगोनल है नहीं। इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1 इंटू -1 करूँगा, फिर 0 इंटू 0 करूँगा, 1 इंटू 1 करूँगा, क्या ये आ सकता? नहीं सर, -1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 आपके लिए लिख दे रहा हूँ और 1 इंटू 0 से तो -1 आ रहा है सर, नॉट इक्वल टू 0 सर। ये भी ऑर्थोगोनल नहीं हो सकता सर, ये भी ऑर्थोगोनल नहीं है सर। 101 है, 1 इंटू 1 करूँगा, 1 इंटू 1, फिर 0 इंटू 0, फिर ये 1 इंटू -1 सर, तो -1 आ जाएगा, तो 0 आ रहा है। यस, ये ऑर्थोगोनल पेयर। ये बना रहा है क्या? 1 के साथ 1, 1 के साथ 1 1, 0 के साथ -1 0, 1 के साथ 1 1, ये तो 2 आ रहा है सर। हाँ, ये 2 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0, ये भी नहीं हो सकता। तो आपको स्मार्ट होना है, तो सी आंसर विल बी करेक्ट, क्योंकि 1 0 -1 इसके साथ ऑर्थोगोनल पेयर फॉर्म कर रहा है, ऑर्थोगोनल पेयर फॉर्म कर रहा है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हो, जो उसके आइगन, ये आइगन वेक्टर्स लिख रहा हूँ। अब मैं आइगन वेक्टर्स को ऐसा भी लिख सकता था, इसमें कोई इशू नहीं है, x1, x2, x3 आइगन वेक्टर्स, ये EV1 लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है, हमारे लिखने की स्टाइल पे डिपेंड करता है। तो ये जो होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, और इससे भी इंटरेस्टिंग जो है कि ये ऑर्थोगोनल होंगे। और जब आप ऑर्थोगोनल बोलते हो तो फिर आपको क्लियर रहना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसका मतलब है कि एक आइगन वेक्टर में या आइगन वैल्यूज में सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं मानता हूं कि IIT के प्रोफेसर को जो सबसे ज्यादा पसंद है वो ये है। तो ये तो गुड फॉर्म हो गया, गुड स्टाइल, गुड क्वेश्चन, तब कुछ भी नहीं है। ये फिर पता रहना चाहिए। अगर किसी को नहीं पता कि यार ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स से उसके 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज से उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो फिर तो भैया ये तो फिर तो बिग चला गया कि आप आइगन वैल्यूज निकालने चले जा रहे हो, वो भी 3x3 का, फिर आइगन वैल्यूज निकालने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो फिर तो ये बड़ा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपके पास। तो ऐसे क्वेश्चन जब वो देते हैं तो उनको लगता है कि यार कोई स्मार्ट होगा तो सॉल्व कर लेगा, हम तो स्मार्ट है, हम तो सॉल्व कर लेंगे। तो 322 नंबर पे ये आपके पास क्वेश्चन था, 322 पहुंच गया। अब ये 2017 का क्वेश्चन है, बोला कि एक मैट्रिक्स है कुछ आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज λ1 λ2 r। अब उसके आइगन वैल्यूज एक λ1 है और एक λ2 है, तो दो अलग अलग आइगन वैल्यूज हुए। एक x1 ये दे दिया गया, ये आइगन वेक्टर्स है x1, और λ1 λ2 पता नहीं है अभी आपको, λ1 λ2 निकाल भी सकते हैं। ये x1 है, ये x2 है, ये x1 ये x2, ठीक है भैया। लैम्डा पे डिपेंडेंट है, यस, रिस्पेक्टिवली, ठीक है भैया। द वैल्यू ऑफ x1 ट्रांसपोज x2, ये पूछा आपसे पास क्वेश्चन। अगर मैं बोलूं कि आपको बहुत अच्छा अगर आता है, किसी को बहुत अच्छा अगर आता है, तो फिर वो बोलेगा कि सर इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 0 है, मतलब उसका क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो गया। क्यों तुरंत सॉल्व हो गया? अगर किसी को बहुत ज्यादा आता है तो उसका आंसर 0 आ गया। इसलिए 0 आ गया कि पहला पॉइंट तो ये है कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका A ट्रांसपोज A के बराबर है, देखो, यस सर। फिर ये डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू,
कैसे पता है सर? बोला था ना लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, लैम्डा 1 कॉमा लैम्डा 2। तो सर ये तो फिर तो ऑर्थोगोनल फॉर्म होना चाहिए। यस, इसका मतलब x1 ट्रांसपोज और x2 की वैल्यू 0 होना चाहिए। बिल्कुल, x1 कॉमा x2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर एंड ऑर्थोगोनल वेक्टर। ये इसलिए मेरे को आंसर पता चल गया कि 0। अच्छा, वो क्वेश्चन इसलिए फ्रेम किया कि किसी को सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लो, किसी को सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लो। अब सपोज करो कि कोई नॉर्मली सॉल्व करने जाता है कि सर मेरे को तो नहीं पता था, मैं तो x1 ट्रांसपोज इंटू x2 ही करता सर। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि कोई बोल रहा है कि सर मैं तो x1 ट्रांसपोज इंटू जो बोल रहा वही करता सर, मैं तो वही करता जो बोल रहा है, तो x1 ट्रांसपोज करते अपन, तो ये आ जाता भैया 70 और लैम्डा 1 माइनस 50। हाँ, और x2 यही आ जाता आपके पास लैम्डा 2 माइनस 80 और ये 70। इसका ऑर्डर कितना हो गया सर? 1 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2 क्रॉस 1। मल्टीप्लाई कर लो। हाँ, मल्टीप्लाई कर लो, ये लो। तो x1 ट्रांसपोज x2 की वैल्यू आपके पास जो ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 1 होगा। मल्टीप्लाई कर लो, फर्स्ट कॉलम की आपके पास तो 70, 70 इंटू लैम्डा 2, तो 70 लैम्डा 2 माइनस 70 इंटू 80, 70 इंटू 80 हुआ 5600। यस सर, ऐसे हुआ। 70 लैम्डा था ना, 70 लैम्डा 1 था ना यार। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, ये है 70 एक नंबर, ये लैम्डा 1 माइनस 50, तो फर्स्ट कॉलम की तो 70 मल्टीप्लाई हुआ, तो 70 लैम्डा 2 हुआ। ठीक है, सही है। और माइनस 70 इंटू 80 हुआ। ठीक है, फिर लैम्डा 1 माइनस 50, ये 70 से मल्टीप्लाई हो गया, 70 लैम्डा 1 माइनस 50 इंटू 70, इतना आ रहा आपके पास। जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट कॉलम की, तो फर्स्ट कॉलम हो गया, 70 मल्टीप्लाई उससे हो गया। तो हम जब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो 70 के साथ तो कितना आ गया सर? लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, इतना आ गया, माइनस ये हो गया 56, तो ये 5600 आ गया, माइनस 3500। ये पता आपके पास कितना आ गया? 70 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 माइनस कितना आ गया? 5 और 6 11, 1 5 3 8, 9100, इतना आ गया। ये आ गया x1 ट्रांसपोज x2 की वैल्यू। देखो ध्यान से, ना पता हो तो फिर आपको कैलकुलेशन अच्छा करना पड़ेगा। यस सर। अब ये सोचो, अब इसकी वैल्यू निकालना है, लेकिन इसमें से लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 क्या होता है? बोले ट्रेस के बराबर होता है क्वेश्चन। ये सर ट्रेस के बराबर होता है लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 जो होता है समेशन ऑफ आइगन वैल्यूज, और ट्रेस के बराबर 50 और 80 कितना हो गया? 130 सर। तो ट्रेस ऑफ द आइगन वैल्यूज है सम ऑफ द आइगन वैल्यूज 130 है। 70 इंटू 130 करो, तो 70 इंटू 130 अगर आप कर रहे हो और फिर माइनस 9100 कर रहे हो, देखो आंसर 0 आ गया। तो आंसर 0 आएगा ही जब आप सॉल्व करोगे। तो ये ट्रेस को यूज कर लिया। सोचो इतना सारा सॉल्व किया, 10 सेकंड में आंसर 0 आ सकता था, 10 सेकंड में आंसर 0 आ सकता था। थर्ड तरीका क्या हो सकता था? थर्ड तरीका कोई सोचता कि सर मैं तो सर ये सोच रहा था, क्या सोच रहे थे भाई? सर मैं तो ये सोच रहा था सर कि देखो ए मैट्रिक्स दिया सर, अभी क्या दिया था सर? सर ये था सर 50 70 70 80, 50 70 70 और 80। सर मैं तो सर रूट्स निकालने चला गया सर, लैम्डा स्क्वायर सम किया सर, तो 130 लैम्डा हो गया, और सर ये हो गया सर ये आपके पास हो गया 50 इंटू 80, तो 4000 किए सर। डिटर्मिनेंट आपके पास है, तो ये किया आपके पास है 4000, क्योंकि 40 था, 4000 माइनस 4900, ये इक्वल टू 0। इसका मतलब है इस समय तो रूट्स निकालने चला गया, माइनस 130 लैम्डा, और ये कितना आ रहा है? 4000, तो माइनस 900। बोले सर मैं तो अब लैम्डा निकालूंगा करके, अब वो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 निकालने चला गया, ये लैम्डा 1 और लैम्डा 2 निकालने चला गया। सोच लो ये तरीका भी, अब इसमें परेशान भी होना चालू हो सकता है कि लैम्डा 1 निकालना है, लैम्डा 2 निकालना है, फिर वो सोच रहा है कि मैं फैक्टर कैसे करूँ, फिर वो सोच रहा है फैक्टर में कैसे करूं करके 900 का, या तो फिर वो सोच रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन बना लूं, या तो फिर वो सोच रहा है कि सर मैं फैक्टर ढूंढूं, फैक्टर ढूंढने में परेशान हो रहा है, क्या करूं क्या ना करूं, या तो फिर वो सोच रहा है कि सर मैं तो सोच रहा हूं सर कि आइगन वैल्यू सर निकालना ही था, तो सर माइनस बी कर देता सर, प्लस माइनस बी का स्क्वायर कर देता, 130 का स्क्वायर कर देता मैं, 130 का स्क्वायर प्लस 4। इसी में ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो कभी कभी कितना टफ हो सकता है। आप ये सब कुछ कर रहे हो और आपका हार्ट बीट भी बढ़ रहा है, फिर आपके पास 2 आइगन वैल्यूज आ गई, लैम्डा 1 और लैम्डा 2, फिर आप क्वेश्चन में लेके एंट्री मारे कि सर 2 आइगन वैल्यूज थी सर, अब मैं लैम्डा 1 भी निकाल दिया,
ठीक है भैया, लेमडा 2 भी निकाल दिया। अब सर मैं दोनों को सर मल्टीप्लाई कर लिया सर, फिर मेरा सॉल्व करके सर आंसर आ जाएगा। सोचो, मतलब ये 3 तरीके से सॉल्व किया जा सकता था, 3 तरीके से। इसमें से सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग तरीका होता तीसरा तरीका, कि आप आइगन वैल्यूज, ये थर्ड वे था, ये आपके पास जो है वो थर्ड वे है कि आप क्या चाहते हैं, इसमें आइगन वैल्यूज निकाल रहे हैं आप ये, और फिर आइगन वैल्यूज को पुट कर रहे हो और फिर कैलकुलेट कर रही है, तो मतलब और नंबर भी बड़े बड़े थे, तो जबरदस्ती का मेंटल प्रेशर था। ये सेकंड अप्रोच था आपके पास कि जो बोल रहा था वो करने चले गए अपन, बस लेमडा 1 और लेमडा 2 निकाले नहीं और सीधे सॉल्व करने चले गए, और जब लेमडा 1 और लेमडा 2 की बारी आई तो आप बोले अच्छा तो ट्रेस है। तो ये थोड़ा स्मार्ट बंदा हुआ, ये तो नॉर्मल बंदा हुआ, ये तो परेशान हो जाएगा एकदम कि मैं सर अभी आइगन वैल्यूज निकाल के एंट्री मारूंगा, इसकी दुनिया बहुत बड़ी है, मतलब इसका ये क्वेश्चन के लास्ट तक पहुंच भी नहीं पाएगा। ये थोड़ा स्मार्ट बंदा है कि लेमडा 1 और लेमडा 2 फिर सॉल्व किया और फिर इसका निकला। ये एकदम एक्सपर्ट, ये एक्सपर्ट है, ध्यान से देखता है कि मैट्रिक्स क्या दी है, बोले सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी है। इसका मतलब है कि जब भी कोई आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स ये पूरा चैप्टर जब भी देखता है तो मैट्रिक्स को देखने का नजरिया इसका सबसे अच्छा है। ये सीधे देखना चालू किया कि अरे यार ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, फिर देखा अरे ये तो यार डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, ये तो सर x1 ट्रांसपोज x2, ये तो ऑर्थोगोनल वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है, आंसर विल बी 0। और इतना कॉन्फिडेंस चाहिए कि ये 0 लगा दे रहा है। बाकी एग्जाम में इतना कॉन्फिडेंस होता नहीं सब में कि कोई 0 लगा दे, उसको लगता भैया इतना इजी क्वेश्चन है, कहाँ में 0 लगाऊंगा, पहले चेक ही कर लेता हूँ, फिर पता चला आइगन वैल्यूज निकालने में वो भी चला गया। तो ये होना चाहिए कॉन्फिडेंस लेवल कि बिना, ये 10 सेकंड का क्वेश्चन था, नहीं तो पता चला 4 मिनट लग जाता, इसमें लगता 2 मिनट और इसमें लगता 4 से 5 मिनट। क्यों? क्योंकि आप आइगन वैल्यूज निकाल रहे हो, इसके बाद आइगन वैल्यूज को पुट करोगे, फिर आपका x1 निकलेगा लेमडा 1 की हेल्प से, लेमडा 2 की हेल्प से, मतलब आपके पास पहला स्टेप हो गया लेमडा 1, दूसरा स्टेप हो गया लेमडा 2, ये निकाल लिया भैया बहुत मेहनत करके। फिर थर्ड स्टेप हो गया लेमडा 1 पुट किया तो x1 निकल गया, अच्छा। फिर लेमडा 2 निकाल लिए तो आप x2 निकाल लिए। फिर पांचवा आपके पास x1 ट्रांसपोज x2 निकाल लिए, और कुछ गलत हो गया बीच में तो 0 भी नहीं आया, और आप बहुत ही अच्छा सॉल्व करते हो तो 0 आ गया। लेकिन सोचो उसके पहले क्या क्या कर चुके आप, तो ये प्रॉब्लम होती है कभी कभी। स्मार्टनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसमें, जब आप गेट का पेपर देते हो तो स्मार्टनेस तो इंपॉर्टेंट है यार, इस बात को समझना पड़ेगा। ये 2006 आईआईटी खड़गपुर का क्वेश्चन था, बोला आइगन वैल्यूज एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर दिए, मतलब आइगन वैल्यूज दे दिया, बोला लेमडा 1 दे रहा हूं मैं 8, इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर v1 है, कभी v1 लिखते हैं कभी x1 लिखते हैं। फिर लेमडा 2 दे रहा हूं 4 और बोले कि इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, मतलब नॉर्मली क्या क्या दिया रहता है, आइगन मैट्रिक्स दिया रहता है, आइगन वैल्यूज देके आइगन वेक्टर्स पूछते हैं, आइगन वेक्टर्स दे दिए, मैट्रिक्स दे दिया, आइगन वैल्यूज पूछते। कम होता है कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर दोनों दिया हुआ और आपसे पूछा जा रहा है मैट्रिक्स बताओ, और आपको पता है 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है। यस सर, 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है, नहीं? यस सर, तो निकाल लेंगे हम लोग, हाँ निकाल लोगे। अगर मैं बोलूं कि यार 8 + 4 12 होता है, तो 6 और 6 12 हो रहा है, ये पॉसिबल है। 2 और 2 4, ये पॉसिबल नहीं है। 4 और 4 8 पॉसिबल नहीं है। 4 और 4 8 पॉसिबल नहीं है। तो सर ये तो सर यही आंसर आएगा। हाँ मतलब अच्छे से फ्रेम नहीं किया क्वेश्चन, इसलिए आप बोल सकते हो कि सर मेरा तो 8 और 4 12 आ गया सर, पहला क्वेश्चन सर देख के सॉल्व हो गया सर, आइगन वेक्टर्स की तुमको जरूरत नहीं पड़ी। हाँ ये आप बोल सकते हो, अच्छे से फ्रेम नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि सम ऑफ द आइगन वैल्यूज जो होता है वो ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स के बराबर होता है। 8 और 4 12 है, मतलब ये अच्छे से फ्रेम, 2006 बहुत बरसों पुरानी बात है। इसके अंदर 10 सेकंड में आप ए तक पहुंच गए और बाकी 3 ऑप्शन गलत हो गए, इसलिए आपका आंसर सही है। बट अगर और अच्छा फ्रेम होता और अच्छे से फ्रेम करते, अगर ये 8 और 4 ही कर देते, अगर ये 8 और 4 ही कर देते तब बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि 8 और 4 तो 12 होता है, 6 और 6 भी 12 होता है सर। तो फिर हम क्या करते हैं? अच्छा फिर हम क्या करते हैं, 2 आइगन वैल्यूज दिए और एक मैट्रिक्स है जिसके चारों वैल्यू हमको नहीं पता, एक मैट्रिक्स है जिसके चारों वैल्यू हमको नहीं पता, मतलब एक मैट्रिक्स ए है जिसके चारों वैल्यू नहीं पता, मतलब 11 नहीं पता, उसका 12 नहीं पता, उसका 21 नहीं पता, उसका 22 नहीं पता, ये 4 नंबर नहीं पता, ए मैट्रिक्स नहीं पता, मतलब उसके चारों नंबर नहीं पता। कंसेप्ट क्या होता है? अच्छा कंसेप्ट हमको एकदम क्लियर है कि ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स होता है, द बेसिक कंसेप्ट। ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स होता है, और लैम्डा की वैल्यू अगर मैं बोल दूं 8 पुट करना चाहता हूं तो 8x। ये पहला आपके पास पार्ट। ये अब ए की वैल्यू तो सर मेरे को नहीं पता, हाँ नहीं पता ए की वैल्यू 11 है, 12 है, 21 है और 22 है ये। और x आपके पास क्या है? x और y लिख लेता हूँ मैं स्मॉल लेटर। 8x है तो कितना हो गया xy में? सर 8x और 8y हो गया, ठीक है। अब लेकिन बात ये है कि सर xy की वैल्यू तो मेरे को पता है, यस 1 1, तो सर मैं 1 1 पुट कर देता हूँ, बिल्कुल 1 1 पुट कर दो, तो क्या हो गया? ये तो सर फिर बहुत आसानी से बनेगा, हाँ ये 1 1, और जब 8 का मल्टीप्लाई किया 8x में तो ये 8 आ गया और ये 8 आ गया। तो सर मैं तो फटाफट सॉल्व कर लेता हूँ, 11 12 1 1 था, हाँ तो A11 + A12 इक्वल टू 8 आ रहा है भैया ये, और A21 + A22 इक्वल टू 8 आ रहा है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है ये।
अगर आप एक आइगन वैल्यूज को यूज करोगे, एक आइगन वेक्टर्स को यूज करोगे, तो अभी आपके पास चारों अननोन नहीं निकल सकते। लेकिन जैसे मैं दूसरे वाले को यूज करूंगा, मतलब λ2 4 को यूज करूंगा, λ2 = 4 को यूज करने वाला, ध्यान रखिएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं λ2 = 4 को यूज कर लेता हूँ, हमारा आंसर आ गया तो डिफरेंट बात है। तो सर ax = λx बिल्कुल सही है, ax = 4x बिल्कुल सही है। ये आपके लिए पूरा अच्छे से लिखता हूँ मैंने, तो बहुत फास्ट सॉल्व किया जा सकता है, बार बार नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि आप कर क्या रहे हो। और इस बार आइगन वेक्टर्स क्या है, इस बार आइगन वेक्टर्स है सर 1 और -1, 1 और -1, और ये 4 का मल्टीप्लाई करोगे आप, ये 4 का मल्टीप्लाई करोगे 1 और -1। इक्वेशंस क्या आएगा, अच्छा इक्वेशंस क्या आएगा, a11 - a12, a11 - a12 इक्वल टू कितना आ रहा है, बोले 4 सर, ये इक्वेशन नंबर 3 है। और इक्वेशन नंबर 4 कितना आ रहा है, a21 - a22 इक्वल टू कितना सर, -4 सर, ये इक्वेशन नंबर 4 है। 1 क्या था सर, 1 था 11 और 12 सर, 11 + 12 सर 8 के बराबर था। अच्छा हाँ, और 21 + 22 ये भी 8 के बराबर था। ये 1 और 2 था, थोड़ी देर पहले लिखे थे बोर्ड के पिछले वाले पार्ट में। यस सर। अब मैं बोलूँ कि मेरे को निकालना वैल्यू, तो निकाली जा सकती है। कैसे, अगर आप बोलोगे कि सर मैं तो सर इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, कर दो भैया, इन दोनों को भी ऐड कर देता हूँ, कर देना बाद में, पहले फर्स्ट और 2 को ऐड कर दो। तो 1 और 1 + 3 कर दो पहले, तो 1 + 3 जब मैं किया तो 12 कैंसिल आउट हो गया, 2a11 कितना आ गया सर, 2a11 आ गया 8 और 4 12, तो a11 की वैल्यू कितना आ गया सर, 6 आ रहा है सर, बिल्कुल सही है। अगर a11 6 अगर आप पुट कर दिए तो फिर कितना आएगा, a11 6 अगर पुट कर दिए तो 6 - a12 = 4, तो a12 कितना आया, 6 - 4 सर 2 आ रहा है, मतलब a11 6 आ रहा है और a12 2 आ रहा है। ऑप्शन से पता चल जाएगा 6 और 2, और कहीं पे होगा नहीं, 6 और 2 कहीं नहीं, देखो ये पता चल, हमको तो आंसर पता ही है, इसलिए कोई बात ही नहीं। बट फिर भी अगर मैं 2 और 4 को अगर ऐड कर दूं, तो सर 2 और 4 को अगर आप ऐड कर दिए सर, 2 और 4 को, तो a22 कैंसिल आउट, तो ट्वाइस ऑफ a21 बचेगा, और ये बचेगा -4 और 8 सर, -4 और 8 अगर आप कर रहे हो तो कितना बच रहा है पता है, 4, तो a21 की वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है सर, a21 2 आ गया। अब a21 किसी में भी पुट कर दो सर, a21 2 अगर मैं पुट कर दिया तो a22 कितना आ गया सर, 2 + a22, तो 8 में से 2 गया तो 6 आ गया सर, तो a22 6 आ गया। हर वैल्यू सॉल्व की जा सकती है। इसका मतलब ये है कि एक अच्छा क्वेश्चन अगर होता तो मैं ऑप्शन ऐसा फ्रेम करता, मैं तो ऑप्शन ऐसा फ्रेम करता कि 8, ये 2 दे देता भले चाहे, लेकिन ये दे देता 8 और 4, जिससे कि ट्रेस की हेल्प तो कोई ना ले सके। सर अगर ट्रेस की हेल्प से भी अगर 2 ऑप्शन सेटिस्फाइड करते तो मैं डिटरमिनेंट चेक करना चालू करता कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज जो होता है वो डिटरमिनेंट के बराबर होता है। जैसे मेरे को पता है कि ये प्रोडक्ट कितना λ1 और λ2 का सर 32 सर, 32, इसका देखो डिटरमिनेंट 32 आ रहा होगा। अगर मैं बोलूँ कि इसका डिटरमिनेंट कितना आ रहा है, 6 2 2 6 का 36 - 4 कितना आ रहा है, 32 आ रहा है, तो आएगा ही। ये तो बेसिक बातें हैं, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन अच्छे से फ्रेम नहीं था, इसलिए आइगन वेक्टर्स वाला भी कंसेप्ट में बता दिया कि हम सब निकाल सकते हैं करके। ठीक है सर, इज अ गुड थिंग। यस, 2013 IIT बॉम्बे से क्वेश्चन क्या था, हम कहाँ पहुंच गए अभी, यहाँ पे 325 से पहुंच गए। ये मैट्रिक्स है जिन आइगन वैल्यूज -1 एंड -2, एक मैट्रिक्स है जिसका आइगन वैल्यू एक -1 है एक -2, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है। द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स आर 1 - 1 एंड 1 - 2, दिख गया आपके पास। यस सर, करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स आपके पास गिवन है। अब बोल रहे द मैट्रिक्स इज, क्या बोल रहा है, द मैट्रिक्स इज, कोई सुनिए। अब अगर मेरे को मैट्रिक्स पूछा जा रहा है और मेरे पास वही आइगन वैल्यूज गिवन है, -1 - 2 गिवन है, अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे, और जब मेरे को बोला जा रहा है कि यार देखो आइगन वैल्यूज मेरे पास λ1 कितना है सर, -1 है, और λ2 कितना है सर, -2 है, यार दोनों का एडिशन क्या होगा सर, -3 के बराबर होगा। वो किसकी वैल्यू होता है सर, ट्रेस के बराबर होता है सर। तो ट्रेस आपके पास -3 आएगा, क्या ये आ रहा है, नहीं सर, क्या ये आ रहा है, ये आ रहा है सर, और सर ये आ रहा है -3, ये भी आ रहा है सर, ये आ रहा है, ये भी आ रहा है सर। डिटर्मिनेंट λ1 और λ2 का जो प्रोडक्ट होता है वो आता है आपके पास, λ1 λ2 का प्रोडक्ट 2 आ रहा है, और वो आता है सर डिटर्मिनेंट के बराबर, ये डिटर्मिनेंट के बराबर, ये जिसका डिटर्मिनेंट अगर फाइंड आउट किया जाए, डिटर्मिनेंट इसका फाइंड आउट किया जाए तो ये 2 आ रहा है, बिल्कुल ये 2 आ रहा है, डिटर्मिनेंट आ रहा है सर। इसका 2 आ रहा है आपके पास, ये -4 था और ये +4 था, तो 0 आ गया, तो ये गलत आंसर हो गया। ये कितना आ रहा है, -3, और ये कितना आ रहा है, +2 आ रहा है, ये दिख रहा है आपके पास, तो -3 और +2 आ रहा है, तो ये दिल्ली भी आ रहा है और ये आपके पास सी भी आ रहा है, ये भी +2 आ रहा है और ये भी +2 आ रहा है, जो डिटर्मिनेंट के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब तो ये हो गया कि मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी बन गई सर। अच्छा ऑप्शन फ्रेम था, तो गुड क्वेश्चन हो गया कि ऑप्शन बहुत अच्छे से फ्रेम है, ऑप्शन बहुत अच्छे से फ्रेम करके रखा गया है, तो चेन्नई और दिल्ली दोनों ही आपके पास दिख रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो ट्रेस है वो भी -3 के बराबर है और डिटर्मिनेंट भी, डिटर्मिनेंट जो है वो भी +2 के बराबर है। यस सर, तो COD में से कुछ भी पॉसिबल है।
इसका मतलब है कि अब आइगन वेक्टर्स का यूज है, नहीं तो आइगन वेक्टर्स का कोई यूज ही नहीं था यार। अगर मैं ध्यान से बोलूं तो नहीं तो आइगन वेक्टर्स का कोई यूज नहीं था। मैं A11 निकाल लेता हूं, पता चल जाएगा आंसर क्या है करके। मैं A11 निकाल लेता हूं। अब कोई ये भी बोल सकता है कि सर ठीक है अपन फाइंड आउट कर लेते हैं, A11 निकाल लेता हूं मैं। तो अगर मैट्रिक्स के बारे में बात करूं कि ठीक है सर कंसेप्ट तो वही लगा देंगे अपन। कंसेप्ट क्या लगा देंगे कि सर AX इक्वल टू सर लैम्डा एक्स। सर चलो -1 वाला ले लेता हूँ, AX इक्वल टू -x, λ1 ले ले रहा, तो सर -x सर। ठीक है, अब A की वैल्यू आपके पास है 11, 12, 21, 22। ठीक है, और ये क्या वैल्यू थी आपके पास x1 की वैल्यू, λ1 λ2 के लिए था करस्पॉन्डिंग, -1 -2, तो 1 और -1 है, 1 और -1 ये AX इक्वल टू, और ये -x है, और -x करूंगा तो ये -1 और ये 1 आ जाएगा, दिस वन ये। अब अगर ध्यान से अगर आपके पास देख रहे हैं ये A11 A12 आपके पास अगर आप ध्यान से देखना चालू किए तो आपको दिखेगा कि यार A11 -A12 इज इक्वल टू -1, बस इतने को लिखा मैं, ये A11 -A12 इक्वल टू -1। सिमिलरली दूसरा वाला वैल्यू भी ले लेता हूँ मैं कि सर AX इक्वल टू λx था, तो क्यों ना -2 वाला भी ले लेता हूँ, तो AX इक्वल टू सर -2x सर, क्योंकि मेरे को फर्स्ट दोनों के फर्स्ट सॉल्व कर लेता हूँ तो 11 पता चल जाएगा। जब मैं AX कर रहा हूँ और x की वैल्यू कितना है 1 और -2, तो सोचो कि 11, 12, 21, 22, x की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू है सर 1 और -2। ठीक है, और ये वैल्यू कितना आपके पास -2x जैसे करूंगा तो -2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। पहली वाली इक्वेशन क्या आ रही है, A11 -12 A12 -2 A12 इक्वल टू -2, ये इक्वेशन है, और ये इक्वेशन है सर क्या, A11 -A12 ये इज इक्वल टू -1 ये। अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर दूं, इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट भी कर दूं तो कितना हो जाएगा, -A12, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो प्लस हो जाएगा, तो -1 आ जाएगा। A12 की वैल्यू 1 आ रही है सर, A12 की वैल्यू 1। अब A12 की वैल्यू तो 1 यहाँ पे आपके पास दिख रही है, ये तो 0 दिख रहा है आपके पास, तो ये आ जाएगा। अगर आपको A11 निकालना भी है तो A11 फिर तो 0 आना चाहिए। अब A12 की वैल्यू अगर आपके पास 1 आ रही है तो इसको किसी में भी पुट कर दो, चलो यहाँ पुट कर देते हैं, तो कितना आ गया, A11 -1 इक्वल टू -1, तो कितना आ गया सर, A11 की वैल्यू 0 आ गई। ये देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या है, बस आपको पता चल गया, क्या पता चल गया आपको, आपको पता चल गया कि डी आंसर करेक्ट है और सी आंसर गलत है, जबकि ये सी आंसर समेशन ऑफ आइगन वैल्यूज को भी फॉलो कर रहा था और डिटर्मिनेंट को भी फॉलो कर रहा था, दोनों को फॉलो कर रहा था, दोनों में कोई इशू नहीं है, दोनों में कोई इशू नहीं है। ठीक है, एक मिनट बस। तो अभी आप अगला क्वेश्चन जब देख रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से आपके पास देखिएगा। सॉल्व करते करते मैं रिकॉर्डिंग तो कर ही रहा हूँ, लेकिन एक काम भी निपटा लेता हूँ मैं, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। हेलो, हाँ अमित सर को कॉल कर ले, अमित सर को मैं, अमित सर को कॉल कर लो, अमित सर को मैं सबका नंबर दे दिया, मैं क्लास में हूँ एक्चुअली, इसलिए मैं नंबर स्पेशली उनको दिया था मैं। हाँ, आप देखना ध्यान से कि यहां पर देखा जाए 2014 के क्वेश्चन की बात अगर की जाए, ये कि कंसिडर 3x3 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स एस सच दैट, अगर 2014 में जो क्वेश्चन आया था, ध्यान देखना, एक 3x3 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इस बात को बड़ा ध्यान से देखना अपने को कि क्या दिया रहता है, एक मैट्रिक्स है रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स सच दैट टू ऑफ इट्स आइगन वैल्यूज आर ए नॉट इक्वल टू 0 और बी नॉट इक्वल टू 0, मतलब अरे एक आइगन वैल्यू है, मतलब ए आइगन वैल्यूज है तो ए इक्वल टू λ1 मान लो, नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है भैया, बी नॉट इक्वल टू 0 है, बी इक्वल टू λ2 नॉट इक्वल टू 0 है, तो टू आइगन वैल्यूज है और ए और बी है, ये तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू हुआ, यस यस, ये डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हुआ, द λ1 λ2, क्योंकि एक है और बी है। अगर ये डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू और एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और अगर आपको बोला जा रहा है कि दो आइगन वेक्टर से x1 ये और एक x2, ये दो आइगन वेक्टर्स है आपके पास, ठीक है, दो आइगन वैल्यूज दिया था, वैसे तो तीन आइगन वैल्यूज होगी, लेकिन दो आइगन वैल्यूज जो दिया गया था उनकी बात चल रही है कि दो आइगन वैल्यूज के कारण आपके पास आइगन वेक्टर्स दिए दो, बोल रहा है कि इफ ए नॉट इक्वल टू बी, तो देखो ए नॉट इक्वल टू बी है, मतलब ए और बी बराबर नहीं है, तो दोनों आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, जैसे ये मेंशन किया है इज द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, ये डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है दिस वन।
अब अगर ये डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है तो सर ये तो वेक्टर सर इंडिपेंडेंट होंगे, सही बात। सर ये तो ऑर्थोगोनल होंगे, जब ऑर्थोगोनल होंगे तो यार ये तो आ गया x1 y1 प्लस x2 y2, देखो ना, और x3 y3 किसके बराबर, 0 के बराबर, ये तो ऑर्थोगोनल हुआ। ये तो ध्यान से देखा जाए तो क्या लिखा है सर, ये x ट्रांसपोज y लिखा हुआ है इक्वल टू 0। ये तो दो आपके पास जो वेक्टर्स गिवन है x1 y1, जब आपको बोला जा रहा है कि सर एक वेक्टर x है आपके पास, एक आइगन वेक्टर जिसकी वैल्यू x1 है, x2 और x3 है, एक आपके पास दूसरा आइगन वेक्टर जो है वो y1 है, y2 है और y3 है। ये अगर मैं बोल रहा हूँ कि देखो आपके पास x ट्रांसपोज y अगर आप कर रहे हो तो x ट्रांसपोज करोगे तो क्या आ जाएगा सर, x1 x2 और x3, और ये y है, y1 y2 और y3, ये आपके पास 3 क्रॉस 1 है, ये 1 क्रॉस 3 है, 3 3 कैंसिल आउट हो गया। मल्टीप्लाई अगर करोगे तो क्या होगा, x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3, ये, और ये 0 होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर 0 बिना सॉल्व किए। इसका मतलब सर ये तो फेवरेट है। हाँ, कभी कभी आप ऐसा भी लिख लेते हो, अगर आपको डायरेक्टली लिखना है तो आप लिख लो i की वैल्यू 1 से लेके 3 तक, xi और yi, मतलब ये ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी की 0 होता है। i की वैल्यू 1 पुट किया तो क्या होगा, x1 y1, हाँ, i की वैल्यू 2 पुट किया तो x2 y2, i की वैल्यू 3 पुट किया तो x3 y3, और वैल्यू कितना होना चाहिए, 0। ये भी मैं बताया था आपके पास कि आप ऐसा भी लिख सकते हैं अगर आपको ऑर्थोगोनल की बात करना ही है और आपको ऐसा ट्रांसपोज नहीं लिखना है, मतलब सर ये लिखना हो चाहे ये लिखना हो, ये सब मैं बता चुका हूं, ये सब लिख चुका हूं मैं, सब एक ही बात है, सबके लिखने का तरीका अलग हो सकता है। तो सर ये तो ऑर्थोगोनल था सर, यस, इसके तो बिना सॉल्व किए वो यही चाह रहे हैं कि आपको पता है कि नहीं। तो सर ये तो फेवरेट पार्ट हो गया कि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सर, उसके आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट होंगे, फिर वो आइगन वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे और वो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होंगे। ये तो वन ऑफ द फेवरेट पार्ट है, यस, वन ऑफ द फेवरेट पार्ट है, ठीक है, ओके। अब ध्यान देखो कि एक मैट्रिक्स M है, हैज आइगन वैल्यूज -3 5, ठीक है भैया, -3 और 5 है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू 2 ही है, ठीक है। आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 5 इज दिस, इस 5 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, सो ये ट्रांसपोज दिया, इसका मतलब ये कॉलम 1 2 -1, ये आ गया भैया 5 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स, यस। वन ऑफ द आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स M क्यूब, इस मैट्रिक्स M क्यूब का आपके पास आइगन वेक्टर्स क्या होगा। अब अगर ध्यान से अगर बोला जाए कि अगर आपके पास लैम्डा ऑफ M, ये आइगन वैल्यूज ऑफ M, अगर आपके पास लैम्डा 1 है तो सर लैम्डा ऑफ M क्यूब कितना होगा, सर लैम्डा 1 का क्यूब, सर आइगन वैल्यूज होगा सर, जैसे 5 है तो 5 का क्यूब हो जाएगा, अगर ये 5 है तो 5 का क्यूब हो जाएगा, 125 आएगा ये, बट आइगन वैल्यूज कोई पूछा नहीं तो 125 होता है M क्यूब का। लेकिन अगर आपके पास आइगन वैल्यू अगर आपके पास एक M का अगर आइगन वैल्यूज जो है वो अगर x है तो आइगन वैल्यूज नहीं, आइगन वेक्टर्स, EV मतलब आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज को मैं लैम्डा लिख देता हूँ, दिस इज द आइगन वेक्टर। तो आइगन वेक्टर्स आपके पास M का अगर x है तो आइगन वेक्टर्स ऑफ M के कितना होगा, इज द x, x। इस बात को समझना पड़ेगा कि जब हम आइगन वेक्टर्स की बात करते हैं, इज द आइगन वेक्टर, पता है M की पावर k लिख देता हूं, इज ऑलवेज इक्वल टू M, आइगन वेक्टर्स ऑफ M, आइगन वेक्टर M, मतलब अगर मैं बोल दूं क्या, अगर मैं बोल दूं कि देखो यार, ये अगर मैं k को स्क्वायर कर दूं तो आइगन वेक्टर्स ऑफ M स्क्वायर इज इक्वल टू आइगन वेक्टर्स ऑफ M, ओके। अगर मैं क्यूब कर दूं, कितना भी पावर कर दूं, मतलब आइगन वेक्टर्स ऑफ M क्यूब इज इक्वल टू आइगन वेक्टर्स ऑफ M, यस। इवन मैं बोल दूं कि आइगन वेक्टर ऑफ M रेस्ट पावर 100 इज इक्वल टू आइगन वेक्टर्स ऑफ M। अगर मैं बोल दूं कि सर k की जगह अगर मैं -1 पुट कर लूं तो हाँ, आइगन वेक्टर्स ऑफ M इनवर्स का आइगन वेक्टर्स ऑफ M के बराबर होता है। ये सब में आइगन वेक्टर सेम होते हैं, सिर्फ आइगन वेक्टर चेंज कब होता है, जब ट्रांसपोज होता है, क्योंकि वहां पे आइगन वैल्यूज आपके पास जो होती है वो डिफरेंट, आपके पास आइगन वैल्यूज सेम होती है लेकिन वहां पे आइगन वेक्टर्स डिफरेंट होता है इन केस ऑफ ट्रांसपोज, बाकी सब जगह तो आइगन वेक्टर सेम है। तो सर क्या हुआ, क्वेश्चन में कुछ नहीं था यार, क्वेश्चन तो सिर्फ 10 सेकंड का था। कैसे 10 सेकंड का था, उनको तो बस ये जानना था कि आपको पता है कि नहीं कि 5 का आइगन वैल्यूज कारण जो दिया आइगन वेक्टर्स, अगर मैं M क्यूब कर लूँ तो 125 आ जाएगा, सही बात है कि इसका आइगन वैल्यू 125 होगा, लेकिन आइगन वेक्टर्स विल रिमेन सेम,
तो 1 2 -1 बी बॉम्बे. आइगन वेक्टर्स विल रिमेन सेम. आइगन वैल्यूज विल बी 125 बट आइगन वेक्टर्स विल रिमेन सेम. ठीक है सर. 2015 का एक क्वेश्चन था आईआईटी कानपुर का. क्या क्वेश्चन था? द वैल्यू ऑफ पी सच दैट द वेक्टर 1 2 3 इज एन आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर ये और पी की वैल्यू बताना है. अच्छा, जब भी आपके पास ऐसा दिया है कि आइगन वेक्टर्स आपके पास दिया है और एक मैट्रिक्स दिया है आपके पास और आपको बताना है. ठीक है, देखते हैं हम लोग. अब समझना पड़ेगा कि कंसेप्ट बस इसके अराउंड में बहुत ज्यादा घूमता है. किसके अराउंड में बहुत ज्यादा कंसेप्ट घूमता है? ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स के अराउंड में घूमता है कंसेप्ट बहुत ज्यादा. ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स के अराउंड में चीजें घूमती है. ए की वैल्यू ये है, ए की वैल्यू ये है 412. यस सर. पी 21 ये है 14 -4 और 10 ये, और ये लैम्डा एक्स है. बट एक्स की वैल्यू तो आपको पता ही है 1 2 3. ये 1 2 3 है तो लैम्डा एक्स हो गया. अब सोचिए इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं और फिर मैं बोलूं कि देखो मैं आराम से देख सकता हूं कैसे. अगर मैं लैम्डा एक्स कर दे रहा हूं तो लैम्डा की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? लैम्डा आ गया. ये आ गया 2 लैम्डा और ये आ गया 3 लैम्डा. ध्यान देखना. यस सर. अब सोचो कि अगर मैं बोलूं कि चलो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं. मल्टीप्लाई करना है आपको ए और एक्स को. जब भी आपके पास एक मैट्रिक्स दिया है और आपको एक आइगन वेक्टर दिया है तो मल्टीप्लाई कर दो. इधर लैम्डा एक्स और एक्स तो वही है 1 2 3, तो लैम्डा मल्टीप्लाई कर दिया. अब देखो 4 1 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा सर? पहला नंबर कितना होगा सर? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 × 1. यस. 1 × 2 2 और 2 × 3 6. तो 6 4 10 और 2 12. ये पहला 12 आ रहा है सर. ये पहला 12 आ रहा है. तो लैम्डा तो 12 आ गया. हाँ लैम्डा 12 आ गया. अब ध्यान से देखो कि सेकंड वाला करूंगा तो पी आएगा 4 आएगा और 3 आएगा. तो 4 और 3 7, तो पी +7 आ गया. पी +7 आ गया. और थर्ड वाला कितना आ रहा है? 14 आ रहा है. -8 आ रहा है और ये 30 आ रहा है. तो 14 हुआ, ये -8 हुआ. तो कितना हो गया आपके पास? -8 और ये था 30. तो 14 -8, तो 40 में से -8 गया आपके पास. तो कितना है? 6 और 30 × 3 36. ये 36 आ रहा है ये. अब अगर मैं बोलूं कि देखो ध्यान से देखना, आइगन वैल्यूज अगर मैं बोलूं कि आइगन वैल्यूज कितना, तो पता है 12 = लैम्डा है. ये पहले से निकल सकता है. यस सर. 3 लैम्डा = 36 है. 36 = 3 लैम्डा. तो मेरे को आइगन वैल्यूज तो पता चल गई कि 12 ही है. तो 2 लैम्डा = p +7 है. इसका मतलब क्या हुआ सर? 2 लैम्डा = p +7 है. तो p +7 = 2 लैम्डा. अब लैम्डा की वैल्यू 12 है तो 2 × 12 24 हो गया. 24 = p +7 है. तो p की वैल्यू 24 - 7 हो गया. तो 4 ये गया आपके पास, तो 17 आ गया. तो p की वैल्यू 17 थी. ये देखो ध्यान से. तो क्या क्वेश्चन में कुछ टफ है? नहीं. इसका मतलब है कि ये लोग बैठ के ऐसे ही प्लान करते रहते हैं कि यार मैं एक आइगन वेक्टर दे देता हूं, एक मैट्रिक्स दे देता हूं, चलो कुछ पूछते हैं. इस क्वेश्चन में तो सर लैम्डा आइगन वैल्यूज भी पूछा जा सकता था. इस क्वेश्चन में p की वैल्यू पूछा. मतलब इसका मतलब यहाँ पे भी कोई अननोन बनाया जा सकता है. लेकिन आपके पास तो इतने सारे ऑप्शंस हैं सर. अगर ये भी पता होता तो ये भी पता होता तो तीनों से आइगन वैल्यू सेम निकलता. लैम्डा से निकालो, 2 लैम्डा से निकालो, 3 लैम्डा से निकालो. बट आपके पास आइगन वैल्यू से एक बार सेम निकल गया और एक अननोन बना दिया गया, तो उस अननोन को सॉल्व कर सकते हो. इसलिए फर्स्ट और थर्ड से आप निकाल सकते थे आइगन वैल्यूज, और सेकंड वाले की हेल्प से उस अननोन की वैल्यू निकाल सकते थे जो दिया था क्वेश्चन में. तो ऐसे क्वेश्चन एक बेसिक और गुड क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं, और मेरे को लगता है मेरे से पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट को ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने चाहिए. कंसीडर द मैट्रिक्स M. ये 2020 का क्वेश्चन. 2020 का क्वेश्चन था कि एक M मैट्रिक्स है 3 × 3, वन ऑफ द आइगन वेक्टर ऑफ M इज. अब क्वेश्चन क्या है? जैसे ही आप देखें कि यार एक मैट्रिक्स दिया और वन ऑफ द आइगन वेक्टर, तो थोड़ा सा आपको गुड क्वेश्चन का थॉट ऑफ गुड क्वेश्चन. ये गुड क्वेश्चन कैसे हुआ कि कोई भी एक नॉर्मल स्टूडेंट डर जाएगा. कैसे? वो सोचेगा यार 3 × 3 मैट्रिक्स है, 3 × 3 मैट्रिक्स है. यस सर. तो देयर आर 3 आइगन वैल्यूज, λ1, λ2, λ3. ये अब सेम है अलग अलग है वो तो हमको नहीं पता. इस पे बेस आपके पास एक आइगन वेक्टर्स होगा, इस पे बेस एक आइगन वेक्टर्स होगा. हो सकता है 2 आइगन वैल्यू सेम आ जाए तो आइगन वेक्टर सेम आ जाए, हमको कुछ नहीं पता. और अगर तीनों अलग आ गए तो तीनों आइगन वेक्टर्स होंगे. उसमें से एक ढूंढना है कि ऑप्शन में कौन सा है. ओ, तो फिर तो भाई ऐसे में कोई भी एक नॉर्मल स्टूडेंट डर जाएगा. कोई नॉर्मल स्टूडेंट डर सकता है इन सब बातों से. तो फिर सर कोई कैसे करेगा? कोई कैसे करेगा? तो डर जाएगा, और वो भी 3 × 3 का आइगन वैल्यूज निकालना है. तो अब हमेशा एक बात ध्यान रखें कि थोड़ा स्मार्ट अप्रोच के साथ सोचे. जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो पहला आपका थॉट क्या हो सकता है? पहला थॉट हो सकता है यार इतना टफ क्वेश्चन कोई क्यों देगा, ये तो 3 आइगन वैल्यूज निकालना है. तो आपको ये देखना है, ध्यान से देखना है. क्या आप ऐसा सोचना चालू करोगे कि सर मैं क्या करता हूँ सर इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूँ. क्यों डिटर्मिनेंट? क्यों सर देख लेता हूँ 0 आएगा कि नहीं. ऐसा क्यों सोचे आप? तो सर ये आ रहा है सर -2 और ये आ रहा है +1. हाँ,
वो -1 था, +1 बन गया। यस, ये कैंसिल 1 -0, तो सर ये आ रहा -1 +1। अच्छा, डिटर्मिनेंट अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए तो एक आइगन वैल्यूज तो 0 होगी ही, तीनों भी 0 हो सकता है, अब इसकी बात नहीं कर रहे, एटलीस्ट एक 0 होगा, एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू, ये पता चलता है, एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू, 1 आइगन वैल्यू। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन जब फ्रेम होते हैं उनको भी रहता है कि यार चलो कोई स्मार्ट होगा तो ऐसा कर लेगा और लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए एंट्री मार के ना वो पता कर लेगा कि क्या बोलते आइगन वेक्टर्स क्या है। ये पहला स्टाइल, ठीक है, एक ही आइगन वैल्यूज कर सकते हो ना, इससे आप प्रेडिक्ट की लैम्डा 0 होगा। सर अगर मैं सॉल्व करता पूरा तो अच्छा, आप अब दूसरा तरीका ये है कि अब आपको ऐसा तो क्लिक नहीं करेगा कि ऐसा करना है, तो फिर कैसे करेगा, तो सर फिर थर्ड ऑर्डर है सर, फिर आप जानते हो थर्ड ऑर्डर लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस। सर ट्रेस मतलब कितना होता है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 ट्रेस 1 - 2 +1, देखो सर 0 आ रहा है लैम्डा का स्क्वायर, फिर क्या होता है, फिर सर C11, हाँ, फिर सर C22 पीडीसी, सर पीडीसी आप जो बोलते हो पीडीसी, हाँ, लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही है। तो अब लैम्डा क्यूब तो हो गया, यहाँ पे 0 लैम्डा स्क्वायर आ गया, ठीक है। C11 कितना आ रहा है, यहाँ पे खड़े हो जाओ, ये गया -2 +1, -1 आ रहा है सर C11, सही है। C22 कितना आ रहा है, यहाँ पे क्या है, ये गया सर 1 सर, अच्छा, और C33 कितना आ रहा है सर -2 +1, तो -1 सर, इतना आ रहा है लैम्डा, डिटर्मिनेंट तो 0 था, पता कितना है लैम्डा क्यूब सर, फिर सर ये तो कैंसिल आउट हो गया एक, तो लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा सर, लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, मतलब सर मतलब ये हुआ कि सर लैम्डा अगर मैं कॉमन ले रहा हूं तो लैम्डा स्क्वायर -1, मतलब सर मतलब देयर आर 3 आइगन वैल्यूज सर, 0 1 एंड -1, देयर आर 3, मैं तो ये भी निकाल लिया कि 3 आइगन वैल्यूज है आपके पास, 0 1 एंड -1। तो ऐसा नहीं कि मैं ये सॉल्व नहीं कर सकते, मैं सब सिखाया हूं आपको, एक्सट्रीम सब कैसे सिखाया हूं मैं, सब कैसे सिखा के रखूं, ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं कर सकते, बट फिर भी मैं बोल रहा हूं कि आप भी सोचो ना कि इतना टफ किसी से क्यों करवाएंगे कि 3 आइगन वैल्यूज वो निकाले, फिर 3 आइगन वेक्टर्स वो निकाले, फिर पता करे कौन सा है। भाई ये तो किसी के साथ अन्याय हुआ, ऐसा करना किसी के साथ तो इनजस्टिस हुआ ना, इसका मतलब है वो स्मार्टनेस चेक कर रहा है। तो ये तरीका आपके पास हमेशा ध्यान दें, और अगर ये ध्यान ना दे तो फिर आपको ये आना चाहिए, और आप जब भी इसको निकालोगे तो बहुत आसान वैल्यू आएगी, ऐसा नहीं आ जाएगा कि सब कोफिशिएंट आ गए और फिर आप बोल रहे हो अब मेरा क्या होगा, इतना कोई गलत किसी के साथ नहीं करता है। अब लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए अगर मैं निकालने चली जाऊँ कि सर लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए सर अपन निकालते हैं ना सर, लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए मैं आइगन वेक्टर्स पे देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास लैम्डा 0 1 1 है, लेकिन लैम्डा 0 के लिए तो सर AX इक्वल टू लैम्डा एक्स, हाँ, तो सर लैम्डा तो 0 है सर, तो ठीक है ना, लैम्डा 0 तो 0 ही हो गया। तो सर AX ए की वैल्यू क्या, 1 - 1 0, 1 - 1 0, और 1 - 2 1 - 2 1, हाँ, 0 - 1 1, ये XYZ, X1 X2 भी लिख सकते हैं यार, याद रखना, क्योंकि XYZ अच्छा लगता है, इक्वल टू 0 0, मतलब ये 0। अब सोचो कि क्या सॉल्व हुआ सर, देखिए सर x - y, हाँ, z तो 0 हो गया, 0 × z, x - y इक्वल टू 0 सर, पहला इक्वेशन सर, इससे क्या निकल रहा है सर, x इक्वल टू y निकल रहा है, बहुत सही। दूसरा सर x - 2y, x - 2y प्लस z सर इक्वल टू 0, x - 2y इक्वल टू आपके पास ये आ गया। अगर x ही y है तो x का y पुट कर दिया, तो y - 2y प्लस z, सर ये तो y इक्वल टू z आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही है, y इक्वल टू z आ रहा है। अब थर्ड में भी आपके पास अगर आप सॉल्व करोगे, थर्ड अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा सर, -y प्लस z, -y प्लस z इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू z, मतलब सेकंड और थर्ड से सेम आ रहा है, सेकंड और थर्ड से सेम आ रहा है, सेकंड और थर्ड से। ओवरऑल कंक्लूजन क्या हुआ सर, ओवरऑल कंक्लूजन तो ये आ रहा है सर कि x इक्वल टू y, y इक्वल टू z। इसका मतलब सर कि अगर मैं बोलूं कि सर आइगन वेक्टर्स क्या होगा, तो अगर मैं k लिख दूं तो तीनों k होंगे सर, सही। इसका मतलब सर तीनों k होंगे तो तीनों 1 1 1 हो जाएंगे, सही। सर तीनों सर 1000 हो सकते हैं, बिल्कुल सही, तीनों 1000 हो सकते हैं, k की वैल्यू 1000 पुट कर लो, मतलब तीनों वैल्यू सेम होगी, ये कंसेप्ट हुआ। तो तीनों वैल्यू सेम, लैम्डा 0 के लिए क्या दिया है सर, बस हो गया, ये आंसर सही है, ये लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए सेट था। आपको ये बोल सकता हूँ कि सर मेरे को कैसे पता चलेगा लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए, तो भैया मत सॉल्व करो फिर, आपको अगर नहीं पता चलेगा कि लैम्डा 0 के लिए दिया होगा तो। मैं तो बोल रहा हूँ किसी से इनजस्टिस क्यों करेंगे वो लोग कि सर लैम्डा 1 के लिए दिए रहते तो फिर करते सॉल्व। कुछ लोग तो इतने पावरफुल होते हैं कि फटाफट सॉल्व करते जाते हैं, पर फिर भी इतना इनजस्टिस कोई नहीं करता। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया और आपको लग रहा है यार क्या करे,
तो फिर आपको डैम का डिटर्मिनेंट फास्ट निकाल के देख लेना है क्या आइगन वैल्यू 0 तो नहीं आ रहा है, और अगर 0 आ गया तो खुश हो जाओ कि चलो उसके लिए सॉल्व कर लेते हैं, और उसके लिए भी नहीं आया तो फिर छोड़ देना एक नॉर्मल व्यक्ति को। और जो बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल वाला व्यक्ति तो ये भी कर सकता है कभी भी, बट फिर भी इतने में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, 99%। ये 2010 IIT गुवाहाटी का क्वेश्चन, इफ 1 0 -1 इज एन आइगन वेक्टर। तो भैया अपने पास एक आइगन वेक्टर दिया है, ट्रांसपोज लिखने का उनको आदत है, हमको पता है कॉलम वेक्टर होता है 1 0 -1, ये 3x1 एक आइगन वेक्टर है आपके पास ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का आपके पास, देन द करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू। अच्छा, एक वेक्टर दिया है, एक आइगन वेक्टर्स दिया है, और आपको आइगन वैल्यूज पूछ रहा है, तो फिर डरने की कुछ भी जरूरत नहीं है। क्यों डरने की जरूरत नहीं है? इसलिए डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिर आप आराम से ऐसा सॉल्व कर सकते हो कि मैट्रिक्स भी दिया है और आइगन वेक्टर्स भी दिया है। तो Ax इक्वल टू लैम्डा एक्स होता है, यस सर, Ax इक्वल टू लैम्डा एक्स होता है, ठीक है। आप सीधे लैम्डा को लेके भी एंट्री मार सकते हो, Ax इक्वल टू लैम्डा एक्स, ये एक तरीका कि मैं सर Ax इक्वल टू लैम्डा एक्स सर कर लेता हूँ। A कितना है 1 -1 0, हाँ -1 2 -1 और सर 0 -1 और 1, ये A है। x कितना है भाई साहब 1 0 -1, और सर लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दोगे तो, अच्छा लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दोगे तो लैम्डा 0 और माइनस लैम्डा, ये लो। तो सर मैं तो पहले वाले को सॉल्व कर लेता हूँ ना सर, कर लो ना सॉल्व। 1 इंटू 1 -1 इंटू 0 और 0 इंटू -1, 1 आ रहा है सर ये तो पहला, हाँ। दूसरा कितना आ रहा है 1 इंटू -1 इंटू 1, 1 2 इंटू 0 -1 +1, 0 आ गया सर ये तो। और थर्ड कितना आ रहा है 0 इंटू 1 -1 इंटू 0 -1 इंटू 0, ये भी गया, और 1 इंटू -1, ये -1 आ रहा है। चेक करो लैम्डा इक्वल टू 1 है और माइनस लैम्डा इक्वल टू -1 है, आंसर विल बी सर लैम्डा इक्वल टू -1 सर, लैम्डा इक्वल टू 1 सर, 1, लैम्डा इक्वल टू 1 सर, 1, लैम्डा इक्वल टू 1 है आइगन वैल्यूज इसका, चेक कर लो मिल जाएगा लैम्डा इक्वल टू, ये देखो 1 आ गया, और इससे तो सही है। हाँ, कोई ये भी बोल सकता है कि सर मैं तो सर सिर्फ a और x ही सॉल्व करने गया सर, लैम्डा x लिख भी नहीं रहा हूँ, मेरे को पता है लैम्डा x होता है, लेकिन मैं सर यही सॉल्व कर रहा हूँ सर, a और x 1 -1 0 -1 2 -1 0 -1 और 1, ये a था, और x सर दिए थे क्वेश्चन में सर 1 0 -1, ये सॉल्व कर लेता हूँ सर। जब मैं सॉल्व किया तो क्या आया, जब मैं सॉल्व किया तो मेरा, जब मैं सॉल्व करने गया इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 -1 तो कितना आ गया 1 0 -1 आ गया। जब मैं देखा यार कि ax इक्वल टू x आ गया तो लैम्डा तो 1 ही होगा सर, अगर ये 2 0 और -2 आ जाता तो 2 बाहर निकाल लेता तो लैम्डा 2 हो जाता सर, अगर ये 3 0 -3 होता तो 3 बाहर निकाल लेता, मतलब ये वैल्यू तो सेम होना चाहिए ना, ये वैल्यू तो सेम ही होना चाहिए, तो x है ना यार, ये तो आइगन वेक्टर है, और जो बाहर लिखा होगा इसके सामने यही तो आपके पास होगा ना, यही तो होगा, ये तो सेम है x इक्वल टू, इसके मतलब जो बाहर लिखा होगा यही आइगन वैल्यूज होगा ना। लैम्डा कितना लिखा है बाहर सर 1 दिख रहा है सर, कुछ नहीं मतलब 1, ये अगर 2 लिखा रहता तो 2, 3 लिखा रहता तो 3, तो ये आपके पास है, सभी आप सोच सकते हो। आपको लगता नहीं सर मैं तो लैम्डा एक्स लिखूंगा सर, कोई सुनिए लैम्डा एक्स लिख के सीधे ही लैम्डा एक्स निकाल लो और लैम्डा से कंपेयर कर लो, सही है। हाँ, अगर आप ए और एक्स को सॉल्व कर रहे हो तो फिर जो आपका आएगा उसमें से आपको वो एक्स तो बनाना ही है, क्योंकि एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स होता तो लैम्डा तो स्केलर वैल्यू है तो एक्स तो आना ही चाहिए, एक्स आप देख लो और जो कॉमन निकल रहा हो निकाल लो, वही लैम्डा होगा, ठीक। अब सोचो ये एमएसक्यू क्वेश्चन था 2022 का, एमएसक्यू क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके पास वेरी गुड क्वेश्चन की कैटेगरी में आ जाते हैं, इसलिए वे वेरी गुड क्वेश्चन की कैटेगरी में आ जाते हैं क्योंकि एकदम से व्यक्ति डरता है, एक ठीक ठाक स्टूडेंट डर जाएगा, 4x4 का मैट्रिक्स है क्यों नहीं डरेगा, एक 4x4 का मैट्रिक्स है क्यों नहीं डरेगा, और बोल रहा है कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स गिवन बिलो, मतलब कौन से आपके पास आइगन वेक्टर्स हो सकते हैं, और एमएसक्यू तो एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, बताना है कि कौन से आइगन वेक्टर्स होंगे, और आइगन वैल्यूज भी नहीं पता। क्वेश्चन ये है कि सर आइगन वैल्यूज नहीं पता और आइगन वेक्टर्स पूछ रहा है कि कौन सा सेट होगा, हाँ तो भैया मैं बोल तो रहा हूं ना कि आप ना ax फाइंड आउट कर लो, x इक्वल टू लैम्डा एक्स होता है, ये तो x ही होगा, और जो बचेगा वो लैम्डा होगा, तो क्यों ना मैं a को इसके साथ पहले वाले के साथ सॉल्व करूं, तो अगर मैं बोलूं कि सर मैं a को ऑप्शन a के साथ सॉल्व कर रहा हूं, अगर मैं बोल दूं कि सर इसमें ऑप्शन a ये है सर, क्या था ऑप्शन ए भाई 0 1 -3 0 1 -3, रुक जा अच्छे से लिख लेता हूं, 0 1 -3 और कितना था 0, हाँ ये, अगर सर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो ये सॉल्व कर लो भैया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -9 इंटू 0 -6 और +6, और ये तो 0 आ गया सर, आने दो ना क्या इशू है, आने दो 0 आ गया। फिर सर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -8 इंटू 0 -6 इंटू 1 और +9 -6 +9 3 आ रहा है सर, आने दो।
फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 20, 0 गया 15 और ये -24, जब 24 किया 15 गया तो सर -9 आ रहा है, बिल्कुल। लास्ट वाले को देखो 32, 0 हो गया 21 इंटू 1, 7 इंटू -3, तो 21 - 21 12 इंटू 0, तो 0 आ गया, ये आ गया। ध्यान से देखो इसमें क्या निकलेगा सर, 3 निकल सकता है सर बाहर, तो क्या बचा 0 1 -3 और 0, मतलब अरे ये तो सेम आना जरूरी है ना भैया, पता आपके पास। तो ये इसका आइगन वेक्टर से पता है, इस समय लैम्डा, लैम्डा कोई पूछा नहीं, लेकिन मेरे को पता है कि इस समय लैम्डा कितना था, 3 था आपके पास, ये पता है। इसका मतलब है कि ए ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन करेक्ट है भाई साहब, ए ऑप्शन करेक्ट है, ये इसका आइगन वेक्टर्स होगा। अच्छा हाँ, तो सर ऐसे में तो फिर मैं बी को भी ट्राई कर लेता हूँ। हाँ बी को भी लिख लो आप, क्या था बी, -1 1 -1 1 और 0 1। हाँ मल्टीप्लिकेशन आप कितना अच्छा जानते हैं उस पर डिपेंड करता है, मल्टीप्लिकेशन कितना जानते हैं उस पर डिपेंड करता है। लिख लेते चलो, कोई बात नहीं है, देखिए। हाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -9 इंटू -1 तो +9 हो गया, और ये -6 हो गया, 0 माइनस ये आपके पास 4 हो गया, ठीक है। तो ध्यान देखा जाए -9 इंटू -1 था तो +9 था, ये -6 था, ये 0 था और ये -4 था, तो -10 + 9 -1 आ रहा है सर, बिल्कुल सही। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -8 इंटू -1 +8 -6, ये 0 हो गया और ये -1 आ गया, तो -6 था, -1 था, -7 और ये +8 था, तो कितना आ रहा है आपके पास आंसर सर, 1 आ रहा है सर, बिल्कुल। थर्ड में देखो 20 इंटू -1 की 20 आ गया, -20 आ गया, 15 की है, 8 की और 5 की, 20 और -20, 0 आ गया, पता भी चलना चालू हो जाता है। 32 का मल्टीप्लाई करो तो -32, 21 इसमें करो, 7 करो, 12 और 21 किए तो आपके पास जब मैं किया इस वाले को तो रिजल्ट कितना आ रहा, ध्यान से देखो, तो 32 इंटू -1 है, इतना दिख रहा है आपके पास, 32 इंटू -1 है, फिर 21 है, कुछ गड़बड़ की, 12 और 21, ये तो मैं बोल रहा हूँ लास्ट वाली रो को जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लास्ट वाला रो -1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, लास्ट वाला 32 इंटू इस वाले को, फर्स्ट वाले में तो आ रहा था, ये 32 का कंसेप्ट नहीं, 32 -32 हुआ, 21 1 हुआ, 7 हुआ और ये 12 हुआ, 12 और 21 किए तो 33 आ रहा है, तो 32 ठीक तो है, सही तो है, 1 आ गया आपके पास। ये इसका मतलब है कि सर ये तो आइगन वेक्टर्स है, यस। तो लैम्डा की वैल्यू कितना है सर, 1 है सर इसके लिए, अगर ये लैम्डा 1 है तो लैम्डा 2 1 है सर, ये भी बता दिया। मतलब सर बी भी ऑप्शन ऐसी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई आना चाहिए, बी भी आंसर है। तो सर अब सी कैसे करें, अच्छा सी अगर आप करना चाहते हो तो देखो सी वाला ऑप्शन लिख रहा हूँ, सी क्या था सर, -1 0 -1 0 और क्या सर 2 2 2 और 2, चलो करें, सॉल्व करें इसको, इसके साथ मल्टीप्लाई करें, हाँ चलो करते करते कोई इशू नहीं है, ठीक कर रहे हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के +9 हो गया, हाँ -6 0 हो गया, -2 और ये, तो ये 4 हो गया, -4 और ये कितना हो गया -8, -8 और -4, तो आपके पास कितना हो गया -12 और ये +9 था। इसका मतलब है कि रिजल्ट कितना आ रहा है आपके पास, -9 था और +9 था, और ये कितना आ गया आपके पास, 4 दूनी 8 और ये 4 12, तो -12 और -12 + 9, तो कितना आ रहा है आपके पास -3, -3 आ रहा है पहला वाला। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के तो -8, ये 0 हो गया, ये -3, -3 इंटू 2 की आपके पास तो कितना आ गया, ध्यान देखा जाए, -3 इंटू 2 तो -6 और ये -1 तो -8 और ये आपके पास था +8 तो 0 आ गया, सही तो यही आ रहा है, हाँ आएगा आएगा आएगा। 20 इंटू आपके पास किया तो 20 इंटू -20 तो -20 ये हो गया, 15 तो गया, 8 दूनी 16 और ये कितना आ रहा है 10, 16 और 10 कितना होता है 26 और ये कितना था -20 तो 6 आ गया, यस सर 6 आ रहा है। लास्ट वाला करें तो -32, 21 0 हो गया, 7 दूनी 14 और 12 दो 24, 24 और कितना 14, 24 और 14 की तो 38 आ गया और ये -32 था तो 6 आ गया। सर देखो सर अगर मैं 3 कॉमन निकालूंगा तो क्या आएगा, 3 कॉमन निकालूंगा तो -1 0 2 2, ये वही आ रहा है। इसका मतलब सर लैम्डा की वैल्यू कितना है, अच्छा एक और लैम्डा 3 आ रहा है, तो 3 1 3, तो मतलब सर सी आंसर भी करेक्ट है। सर सभी से करेक्ट आ जा रहे, कैसे करें, लास्ट भी देख लेते ना यार, लास्ट भी देख लेते हैं। अब लास्ट वाले को देखो कि अगर मैं लास्ट वाले को अगर यहीं पे निकालता, मेरे पास स्पेस नहीं, उधर कहाँ जाऊंगा मैं, लास्ट वाले पे अगर मैं निकालने चले जाऊँ कि चलो लास्ट वाला सॉल्व करता हूँ, इस वाले को देखना सीन, इस वाले को सीन करते हैं अपन लास्ट के साथ, ठीक है।
AX कर रहे हैं अपन, AX लास्ट वाले के साथ क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -9 इंटू 1 तो -9 आ गया, -6 इंटू 0 0 गया, -2 +2 हो गया, तो +2 और -9, -9 +2 -7 आ रहा सर पहला नंबर, ठीक है। चलो सेकेंड वाला -8 6 तो 0 हो गया, ये भी हो गया, तो -8 इंटू 1 और -3 तो +3 -8 -5 आ रहा है सर, ये -5, ये कभी भी नहीं आ सकता है। फिर थर्ड वाला आपके पास किया तो 20 इंटू 1 हो गया, 15 गया, 8 आपके पास, ये -8 आ गया, 20 आ गया, तो ये कितना आ रहा है सर, ये तो 12 आ गया सर, हाँ ये 12 आ गया। ये लास्ट वाला सॉल्व कर देता 32, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो 7 गया, 32 में से 7 गया आपके पास, तो ये आ गया 25 और 25 आ गया। क्या आपको दिख रहा है आपके पास किसमें से कुछ कॉमन आ सकता है और इसके बराबर आ सकता है, तो AX इक्वल टू λx तो आ ही नहीं सकता, तो डी आंसर कभी भी सही नहीं हो सकता। मतलब इस क्वेश्चन के आंसर तीनों थे, A, B एंड C। ये था आपके पास एक MS की क्वेश्चन 2022 IIT खड़गपुर। इतना बेहतरीन किसी को आना चाहिए कि 4x4 को ये एनालिटिकल हो गया कि कोई चाह रहा है कि सोचो, करो, लिखो, देखो, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा अच्छा होना चाहिए, आप में बिलीव सिस्टम होना चाहिए कि यस मैं देख सकता हूं। तो कई बार क्या होता है, हम मल्टीप्लिकेशन में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, देख ही नहीं पाते कभी कभी। तो मैं आइगन वैल्यूज बता दिया कि देखो आपके पास इतना है, अगर वो भी सही होता तो एक और आइगन वैल्यू पता चल जाता है, क्योंकि 4x4 है तो दे रहा 4 आइगन वैल्यूज। 3 क्यों पता चल गया, क्योंकि 3 सही थे, 3 आइगन वेक्टर सही थे। चौथा आइगन वेक्टर गलत था, इसलिए मेरे को अभी चौथा आइगन वैल्यूज नहीं पता है। नहीं तो ऐसे चौथा आइगन वैल्यूज भी पता कर सकते हैं अपन। जैसे कितना हो गया, 12 और 8 कितना हो गया, 20 हो गया, 9 और 6 कितना हो गया, 15। अगर मैं बोलूँ इसका ट्रेस कितना है, तो भैया इसका ट्रेस है ये -15 20 5 है 5, तो ट्रेस कितना है 5, ट्रेस कितना है 5, तो λ1 से लेके λ4 तक 5 आएगा। अच्छा हाँ, उसमें से क्या क्या आपके पास, उसमें से 3 है, एक और 3 है 6 और एक है 7, तो 3 3 6 और एक 7 आ गया आपके पास। ये मतलब 7 + λ4 है, 7 + λ4 = 5। पता है λ4 की वैल्यू कितना है, -2। चौथा भी मेरे को आइगन वैल्यूज पता है, -2 है, फोर्थ आइगन वैल्यूज। अगर कोई बोलता है कि बताओ कौन कौन से आइगन वैल्यूज होंगे, तो बता देता कि ये फोर्थ आइगन वैल्यूज ये होंगे। ये देखो पता भी कर दी, सब कुछ पता कर सकते हैं अपन, ठीक है सर, इट्स अ गुड थिंग। यस 2023 का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है, और ध्यान देखा जाए कि एक मैट्रिक्स है 1 2 3, ठीक है भैया, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। MS की क्वेश्चन 2023 MS की क्वेश्चन, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, MS की क्वेश्चन अगर दिया भी है तो कोई भी इशू नहीं है। क्या द आइगन वैल्यूज ऑफ A ट्रांसपोज आर सेम एज द आइगन वैल्यूज ऑफ A, ये तो बिल्कुल सही है। क्यों, हमको तो पता ही है कि आइगन वैल्यूज जो होता है आपके पास एक मैट्रिक्स का और उसके ट्रांसपोज का सेम होता है भैया, ये तो बिल्कुल पहली बेसिक प्रॉपर्टी है आइगन वैल्यूज की। द आइगन वैल्यूज ऑफ A इनवर्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ A इनवर्स। यस, लैम्डा अगर मैं A इनवर्स की बात करूं तो 1/λ होता है, तो रेसिप्रोकल होता है, ये भी सही बात है, तो B भी सही है। द आइगन वेक्टर्स ऑफ A ट्रांसपोज है सेम एज द आइगन वेक्टर्स ऑफ A, बस यही नहीं होता है यार। C आइगन वेक्टर, मतलब अगर मैं बोलूं कि आइगन वेक्टर ऑफ A इज नेवर इक्वल टू आइगन वेक्टर ऑफ A ट्रांसपोज, ट्रांसपोज के आइगन वेक्टर सेम नहीं होते। ओके, द आइगन वेक्टर्स ऑफ A इनवर्स इज द सेम एज द आइगन वेक्टर्स ऑफ A। यस, ये भी सही, ये भी सही, आइगन वेक्टर सेम होता बाकी सब ऑपरेशंस के लिए। तो A B और D आंसर था इस क्वेश्चन का, A B एंड D। क्लियर है, A B एंड D आंसर MS की। तो अगर आपको थ्योरेटिकल चीजें नहीं पता है और आपको समझ नहीं आती चीजें, तो अभी आप कैसे इतने अच्छे से आंसर दे देते कि सर A B और D आंसर होगा, सोच के देखो आप, ठीक है। तो A आपके पास करेक्ट था, B आपके पास करेक्ट था, C रॉन्ग था और D आपके पास करेक्ट था। और C रॉन्ग इसलिए हुआ क्योंकि किसी को लगता तो चारों लगा देता, जल्दबाजी में रहता ना तो चारों लगा लेता कि यार ट्रांसपोज तो सेम ही होता है। अरे नहीं, आइगन वैल्यू सेम होता भाई, आइगन वेक्टर सेम नहीं होता। इट्स अ गुड क्वेश्चन। यस सर, इन मैट्रिक्स इक्वेशन AX = R है। अच्छा हाँ, तो सर R तो λx के बराबर हो गया। हाँ, अगर मैं बोलूं कि भैया हम तो कंसेप्ट ये जानते हैं, इसका मतलब सर ये तो इस बात पे पीछे पड़ जाते सर AX = λx के। हाँ, अब क्वेश्चन में क्या गिवन था सर, AX = R गिवन था, तो क्या हो गया R, सर R तो सर λx हो गया ना सर, वही तो हम भी बोल रहे हैं। तो क्या दिया था ये सर, R दिया है सर। तो अगर मैं बोलूं कि R अगर λx के बराबर है, तो देखो R की वैल्यू, x की वैल्यू कितना ही है, तो R अगर λx के बराबर है, R और R है क्या सर, R तो सर 32 16 और 64, ये R है और ये लैम्डा है सर, और x क्या है सर 2 है, ये 1 है 4 है, तो सर 2 λ = सर 32, तो 16 आ गया सर।
तो लैम्डा की वैल्यू 16 आ रही है भाई साहब, लैम्डा की वैल्यू 16 आ रहा है, देखा आपको इतना। हेलो, लैम्डा की वैल्यू 16, हेलो, हाँ नहीं मेरे को टाइम लग जाएगा सर, आप पूछो ना, टाइम लग जाएगा। हाँ 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 हाँ, थोड़ा सा उसके आसपास ही। हाँ तो देख रहे हैं आपके पास थोड़ा वो चलेगा ऐसा रिकॉर्डिंग में ना, कुछ इंपॉर्टेंट इमरजेंसी कॉल अगर आते हैं तो चलता है इतना। तो मैं बोल रहा यार कि सर ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। हाँ बस देखने का नजरिया आपका अच्छा होना चाहिए कि आपको x पता है, आपको r पता है और ax इक्वल टू r गिवन है, तो भैया ये लैम्डा x के बराबर होता है, तो r ही तो लैम्डा x है और x दिया है, तो लैम्डा पता नहीं चल गया यार, ये तो देखो 1 इक्वल टू 16 है, ये 2 का मल्टीप्लाई है, तो ये तो लैम्डा 16 है। तो आइगन वैल्यू पूछ रहा है तो वो लैम्डा इज द आइगन वैल्यू, तो 16 आपके पास आंसर। से तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, 2019 आईआईटी मद्रास का क्वेश्चन। हाँ आइगन वैल्यू 16 आ गया। अगर आपको इतना पता है, इसका मतलब है सर ये लोग इस बात पे बहुत फोकस करते हैं, हाँ ये उनका फेवरेट पार्ट है, इस बात पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं वो लोग। किस बात पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं? इस बात पे, ax इक्वल टू लैम्डा एक्स, इस बात पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं वो लोग। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बोलूं कि द आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स, एमएसक्यू क्वेश्चन है, लेकिन उस जमाने में एमएसक्यू होते थे, लेकिन फिर बाद में तो हट गए सब, एमएसक्यू तो अभी चालू हुआ, उस जमाने 1992 की बात है। बोल रहा है कि मैट्रिक्स है 0 0 अल्फा, पूरे 0 0 दे दिया आपके पास, बस एक ही अल्फा आपके पास दिया है, 0 0 अल्फा 0 0 0, और आइगन वेक्टर्स बोल रहा है। अच्छा तो सर आइगन वैल्यूज क्या होगा? अरे आइगन वैल्यूज क्या होगा, ये तो वो है यार अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ये, तो सर 0 0 हो गया सर आइगन वैल्यूज। हाँ लैम्डा की वैल्यू 0 0 हो गया। और वैसे भी यार ये मैट्रिक्स ए जो दिया है ना आपके पास, अगर इसका ए स्क्वायर करोगे ना तो पूरा 0 आ जाएगा, इसका मतलब है निलपोटेंट मैट्रिक्स है, वैसे भी निलपोटेंट मैट्रिक्स है, निलपोटेंट मैट्रिक्स। ये जो निलपोटेंट मैट्रिक्स है, ये जो निलपोटेंट मैट्रिक्स है, इसका आइगन वैल्यूज पूरे जीरोस होंगे। यस सर, ए स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। अभी तो आइगन वेक्टर्स की बात चल रही है, बिल्कुल आइगन वेक्टर्स की बात चल रही है। अब आइगन वैल्यू 0 के कारण अगर मेरे को हैंडल करना पड़ रहा है, तो सिर्फ फिर से वही बात होगी सर कि ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, बट लैम्डा तो 0 है सर, तो ए एक्स इक्वल टू 0 आ गया, बिल्कुल सही, बिकॉज आइगन वैल्यूज 0 है। मैं बोल रहा हूँ कि देखो क्या है, 0 0 अल्फा 0 0 0 0 0 0, सही तो सॉल्व ही नहीं होगा, करेंगे करेंगे, देखो ना एक्स वाई जेड इक्वल टू कितना 0 0 0। अगर मैं पहला सॉल्व करने जाऊं तो क्या होगा, 0x 0y प्लस अल्फा जेड इक्वल टू कितना हो गया 0, ये तो गया, तो सर जेड 0 आ रहा है सर, और कुछ सर सेकंड थर्ड से कुछ निकलेगा नहीं। इसका मतलब पता है आपके पास क्या है? इसका मतलब ये है कि आइगन वेक्टर तो x इज इक्वल टू, x की वैल्यू कुछ भी ले लो आप, x एनी वैल्यू, y एनी वैल्यू और z इक्वल टू 0। मतलब आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि k1 x इज द k1, y इज द k2 एंड z इक्वल टू 0 इज द k1 k2 0। तो अगर मैं बोलूं कि क्या होगा आपके पास, तो ये 0 0 होगा और k1 k2 की कोई भी वैल्यू ले लो आप, ये इज द बॉम्बे एंड दिल्ली। इसका मतलब है कि ये फिक्स है भाई साहब, ये फिक्स है कि ये z 0 होगा, और x एंड y इज एनी वैल्यू, x एंड y इज एनी वैल्यू, x एंड y इज एनी वैल्यू। यस सर, हाँ k1 k2 कुछ भी पुट कर लो आप, तो बॉम्बे और दिल्ली, बॉम्बे और दिल्ली। ठीक है सर, इक्वेशन को ध्यान से आना चाहिए, तो सर आप बोलोगे सर सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है, सेकंड और थर्ड का कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि आप तो सब 0 हो जाएंगे, तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं। सिर्फ पहली इक्वेशन में पता है चल सकता है कि जेड की वैल्यू 0 है। ओके सर, ये हमारे पास था 1992 आईआईटी बॉम्बे का क्वेश्चन, अगेन बहुत पुराना क्वेश्चन है। हाँ, इन द गिवन मैट्रिक्स वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज 1, इसके एक आइगन वैल्यू 1 दिया हुआ है, ठीक है कोई इशू नहीं है। द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू 1, तो सर आइगन वेक्टर्स आपके पास बोल रहे हैं करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू, ठीक है, -1 2 0 दिया आपके पास, हो दिया है, और यस आपके पास फॉर्म में दिया है। स्टेटमेंट बड़े अच्छे से दिख रहे हैं आपके, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो सर आइगन वैल्यू अगर आपको पता है तो आप सीधे से स्टार्ट नहीं कर दो कि हाँ, तब क्या है, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, लैम्डा की वैल्यू 1 है, तो सर ए एक्स इक्वल टू सर एक्स आ गया सर, बिकॉज लैम्डा 1 है। हाँ, इसका मतलब है कि सिर्फ आपको इक्वेशन सॉल्व करते आना चाहिए, 1 -1 2, हाँ 0 1 0 1 2 1, क्या एक्स वाई जेड, x1 x2 भी लिख सकते हैं, x1 x2 x3 x y z इक्वल टू 0। यार 0 का मतलब होता है ये 0। पहला इक्वेशन कितना आ रहा है सर, x माइनस वाई प्लस 2z
इक्वल टू 0 आ रहा है, बिल्कुल x माइनस वाई प्लस 2z। सेकंड क्या आ रहा है सर, y इक्वल टू 0 सर, सी y इक्वल टू 0, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि y 0 आ गया। थर्ड कितना आ रहा है, x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 0। जैसे मेरे पास y की वैल्यू सर 0 आई, मैं यहां पुट कर दूंगा और यहां पुट कर दूंगा, तो पहला इक्वेशन क्या बचा सर, x प्लस 2z इक्वल टू 0 बचा, और दूसरा क्या बचा, y की वैल्यू पुट किया आपके पास तो x प्लस z इक्वल टू 0, कुछ गड़बड़ किया, 1 माइनस 1 2 x माइनस वाई प्लस 2z, और थर्ड में कितना था y तो 0 था, और x प्लस 2y प्लस z था, और y की वैल्यू 0 पुट किया अपन, तो x प्लस z बचा और x प्लस 2z। आइगन वैल्यू 1 था ना यार, 0 कहाँ था, तो 0 क्यों लिख दिया मैं, ये तो आपके पास x y z, आपके पास ये जो वैल्यू है, ये तो हमारे पास जो वैल्यू x y z थी, ये गलती से लिख दिया अपन ने, 0 कहाँ है, ये हमारे पास है x y और z, लैम्डा की वैल्यू 1 है, इसका मतलब है कि ये आपके पास था, ये इसका यहाँ पे था हमारे पास x, ये था y, ये z था, x y और z था, इसका कोई यूज नहीं था क्योंकि y इक्वल टू y था, इसका कोई यूज नहीं था, किसका, इस y इक्वल टू y का, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। और तुमने सोचा ऐसा क्या हो गया, ओके अच्छा ध्यान से देखना। अब मैं बोल रहा हूँ कि जब आप इसको देख रहे हो तो इसका तो कोई यूज नहीं हुआ, क्यों, y इक्वल टू y, सही तो बात है, सही बात है, यूज नहीं है, यहाँ से x कैंसिल आउट हुआ, तो सर क्या आया सर, y इक्वल टू 2z आया सर, सही है, यहाँ से z कैंसिल आउट हुआ तो क्या आया सर, x प्लस 2y इक्वल टू 0 आया, ये y की वैल्यू y है, यहाँ से z कैंसिल आउट हुआ, x प्लस 2y आया आपके पास ये, और y इक्वल टू 2z आया। तो अगर y की वैल्यू 2z है और x की वैल्यू आपके पास माइनस 2y है, तो पता है x की वैल्यू कितना हो गया सर, माइनस 4z। तो अगर z इक्वल टू k है, सोचो z इक्वल टू k है तो x माइनस 4k होगा और y 2k होगा, इसका मतलब है कि इक्वेशंस क्या है, इक्वेशन है x इक्वल टू माइनस 4z, y इक्वल टू 2z, ये आपके पास है। और सपोज करो z इक्वल टू k एज्यूम कर लिया अपन, तो क्या हुआ सर, y इक्वल टू 2k हो गया और x इक्वल टू माइनस 4k हो गया, तो सर आइगन वेक्टर्स क्या आ रहा है, आइगन वेक्टर्स माइनस 4k, फिर 2k और फिर k सर। अब कुछ भी पुट कर लो यार, x1 पुट कर लो तो कितना आ गया, माइनस 4 2 और 1, ये माइनस 4 2 1, अगर आप ध्यान से ढूंढोगे तो मिल जाएगा, माइनस 4 2 1 मिल गया सर। और ये अल्फा है, k की जगह अल्फा है, अल्फा इंटू माइनस 4 2 1 है, बी आंसर बॉम्बे, ये बी आंसर माइनस 4 2 1 आ रहा था, इतना ही, यस माइनस 4 2 1 आ रहा था, बिल्कुल सही है। अब 2022 का क्वेश्चन है, गेट 2022 का क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आपके पास कि e रेज़ पावर a इज डिफाइंड एज द एक्सपोनेंशियल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक्सपोनेंशियल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, और आइगन वैल्यूज आर लैम्डा एंड v आर द आइगन वेक्टर्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, इसका आइगन वैल्यू लैम्डा और v आइगन वेक्टर्स है, ठीक है, ओके। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बोले e रेज़ पावर लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ e रेज़ पावर a। अब ध्यान से देखो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स A डिफाइंड है, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स A डिफाइंड है, A आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास, n क्रॉस n मान लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है सर, कोई बात नहीं। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास e रेज़ पावर a, ये दिख रहा है आपके पास, e रेज़ पावर a इज डिफाइंड एज द एक्सपोनेंशियल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो अब e रेज़ पावर a, अगर मैं कोई इसके लिए अगर आपके पास आइगन वैल्यूज की बात करना है, तो मेरे को तो पता ही है कि हर एक मैट्रिक्स एक अपने नंबर से कन्वर्ट होता है, और जब आप आइगन वैल्यूज की बात करते हो तो a इक्वल टू आपके पास लैम्डा हो जाता है, a इक्वल टू लैम्डा इज द बेसिक कंसेप्ट। हर एक मैट्रिक्स का अपनी खुद की वैल्यू होती है, जिसकी ऑन वैल्यू होती है, प्रॉपर वैल्यूज होती है, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होती है, तो a इक्वल टू लैम्डा, तभी तो ax इक्वल टू लैम्डा x लिखते हैं। जैसे आप ये बोल रहे हो, इसका मतलब है कि मैट्रिक्स का जो भी बिहेवियर होगा, इसका मतलब है कि तभी तो आप बोलते हो यार कि लैम्डा ऑफ a रेज़ पावर k कितना होगा, तो आप बोल देते लैम्डा रेज़ पावर k होगा करके। अब कल बोल दोगे कि इनवर्स का आपके पास कितना होगा आइगन वैल्यूज, तो इनवर्स के बराबर होगा 1 बाई लैम्डा। तो कल अगर आप बोल दिए कि यार आइगन वैल्यूज ऑफ e रेज़ पावर a कितना होगा, तो आइगन वैल्यूज ऑफ e रेज़ पावर a कितना होगा, e रेज़ पावर लैम्डा, e रेज़ पावर लैम्डा इज द आइगन वैल्यूज। तो आपके पास एक लिखा हुआ था स्टेटमेंट, e रेज़ पावर लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ e रेज़ पावर a, बिल्कुल कोई बात नहीं है,
ये जो है और ये जो है आपके पास ये होगा सही स्टेटमेंट, ये तो सही स्टेटमेंट है सर, बिल्कुल सही है। V इज द आइगन वेक्टर्स ऑफ ई रेस पावर ए, बोला लेकिन ई रेस पावर ए का आइगन वेक्टर्स वही होगा जो ए का होगा, मतलब बोल क्या रहा है कि आइगन वेक्टर्स ऑफ ए इज V, और आइगन वेक्टर्स ये तो दिया था, ये गिवन था, फिर बोला ई रेस पावर ए का भी आइगन वेक्टर्स V होगा, ये गिवन था और ये S2 स्टेटमेंट है, तो क्या ये करेक्ट है? अब आपको अगर याद होगा कि अगर मैं ई रेस पावर ए के बारे में बात करूं कि यार ई रेस पावर ए क्या होता है, पता है ई रेस पावर ए क्या होगा, 1 प्लस ए बाई 1 मतलब 1 फैक्टोरियल प्लस ए स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस ए क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसा आपके पास होगा ये ई रेस पावर ए दिस वन ये। अब आपको पता है तो पॉलिनोमियल बन गया सर ए के फॉर्म में। हाँ पता अगर मैं इसकी बात करूं कि इसका आइगन वैल्यूज क्या होगा, तो इसका आइगन वैल्यूज क्या होगा, अगर मैं इसका आइगन वैल्यूज लिखूं, आइगन वैल्यूज लिखना चालू करूं कि आइगन वैल्यूज ई रेस पावर ए क्या होगा, तो क्यों मैं बोला कि ई रेस पावर ए का आइगन वैल्यू ई रेस पावर लैम्डा ही होता है, क्यों? क्योंकि अगर मैं पुट करूं तो 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल ये सब होगा आपके पास, लैम्डा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो आइगन वैल्यूज तो चेंज होगा, वो आपको पता बिहेवियर वाइज। बट अगर मैं बोलूं कि यार आइगन वेक्टर क्या होगा ई रेस पावर ए का, जिसकी वैल्यू 1 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस ए क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, अगर आपको याद हो लास्ट क्लास का मैं बोला था कि अगर कोई पॉलिनोमियल लिखा हो तो भी उसका आइगन वेक्टर जो होता है वो वी होता है, ये चेंज नहीं होता, ये सिर्फ ट्रांसपोज का चेंज होता है। ये सब कुछ भी लिखा हो, स्क्वायर हो क्यूब हो, इसमें पूरे टर्म से स्क्वायर के क्यूब के और कोई कांस्टेंट टर्म में ऐड भी कर दूं तो भी इससे आइगन वेक्टर चेंज नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सर पहला स्टेटमेंट भी सही और दूसरा स्टेटमेंट भी चाहिए, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो सी आंसर था इसका। ऐसे क्वेश्चन बहुत गुड होते हैं क्योंकि आपको अगर आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स पे बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक नहीं पता, आपको आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स पे बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक नहीं पता तो फिर कुछ जगह पे आप फंस जाओगे। इसलिए आइगन वैल्यूज, अब इसमें क्या सॉल्व कर लोगे आप, इसमें तो कुछ सॉल्व नहीं कर पाओगे, फिर ये तो नॉर्मल व्यक्ति से समझ ही नहीं आएगा कि क्या बोल रहा है करके, इसलिए उसकी प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज की प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि आईआईटी के प्रोफेसर कई बार प्रॉपर्टी पे बड़ा फोकस करते हैं। ठीक है, ये गेट 2022 का क्वेश्चन है आईआईटी खड़गपुर का। अब ऐसे क्वेश्चन तो बनने से रहे, ऐसे क्वेश्चन कहाँ बनेंगे आपके पास, किसी को बोला जाए तो इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्यों? देख के डर जाएगा एक स्टूडेंट, कहाँ बनेगा? बोला कि अल्फा बीटा टू द 2 नॉन जीरो रियल नंबर है, v1 v2 बी द 2 नॉन जीरो रियल वेक्टर्स ऑफ साइज 3x1, तो जो v1 है उसका साइज है 3x1, एक v2 है आपके पास वो भी 3x1 है। सपोज v1 v2 आर सेटिस्फाइड द v1 ट्रांसपोज v2 इक्वल टू 0 है और v1 ट्रांसपोज v1 इज इक्वल टू 1 है, और फिर v2 ट्रांसपोज v2 इक्वल टू भी 1 है। सर ये तो आर्थोनॉर्मल वेक्टर हुआ, हाँ ये आर्थोगोनल था, लेकिन जैसे ये लिखे तो ये आर्थोनॉर्मल वेक्टर हुआ, ये आर्थोनॉर्मल वेक्टर है, पढ़ा चुका हूं मैं। इज द आर्थोनॉर्मल वेक्टर, v1 एंड v2 आर द आर्थोनॉर्मल वेक्टर, v1 एंड v2 आर आर्थोनॉर्मल वेक्टर। ठीक है, लेट ए बी द 3x3 मैट्रिक्स गिवन बाई ए के लिए आपके पास गिवन है कि ये आपके पास एक मैट्रिक्स आपके पास है, और आइगन वैल्यूज ऑफ ए आपको बताना है कि आइगन वैल्यूज आपके पास क्या होगा, आइगन वैल्यूज ऑफ ए। ठीक है सर, आइगन वैल्यूज ऑफ ए आपको बताना है, तो ये तो समझ आने की बात ही नहीं हुई कि सर मैं अब क्या करूं, सर इसमें मैं कहां से बताऊंगा क्या करूं, मतलब ये तो बहुत ही अलग बात हो गई। तो जितना आपका इन्वॉल्वमेंट होगा उतना ही बनेगा, या तो फिर एग्जाम में आप छोड़ दोगे, इट्स ओके, कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर आपको क्लियर रहना चाहिए कि क्या गिवन है और कैसे आपको देखना है। जो आपको ये गिवन था, ये गिवन है आपको ए, ये ए गिवन है। अगर कंसेप्ट क्या कहता है कि देखो आपके पास कंडीशन गिवन है, अगर मैं बोल दूं कि मैं ए में v1 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस वेक्टर, तो क्या होगा सर अल्फा v1 ट्रांसपोज, और ये v1 होगा सर, अच्छा बीटा v2 ट्रांसपोज v1। पता v1 ट्रांसपोज v1 की वैल्यू कितना थे सर, ये तो 1 वैल्यू गिवन है सर। अच्छा हाँ, तो ए v1 की वैल्यू कितनी होगी पता है, अल्फा v1 इंटू ये 1 है, ये 1 है, प्लस बीटा v2, सर v2 ट्रांसपोज इंटू v1 कहीं दिया था कि नहीं सर, v2 ट्रांसपोज इंटू v1 कहीं नहीं दिया था। अब आप सोचो यार, अगर आपको ये गिवन है कि v1 ट्रांसपोज v2 जीरो गिवन है, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं दोनों साइड ट्रांसपोज ले लूं तो क्या होगा, v1 ट्रांसपोज v2 का ट्रांसपोज ले लूं, और जीरो का ट्रांसपोज तो जीरो ही होगा, तो सर ये v2 ट्रांसपोज और v1 ट्रांसपोज का ट्रांसपोज v1 होगा सर,
इसका मतलब है V1 ट्रांसपोज V2 या V2 ट्रांसपोज V1 एक ही बात होती है भाई साहब। तो सर ये तो सर जीरो हो जाएगा सर ऐसे में, हाँ ये जीरो हो जाएगा। तो क्या बचा AV1 इक्वल टू, सर ये तो 1 हो गया, अल्फा V1 हो गया सर, और ये 0 हो गया, मतलब अल्फा V1। ये वैसा इक्वेशन आ गया कि एक वेक्टर V1 है और ये आपके पास अल्फा है, तो कैसा इक्वेशन आ गया, ध्यान से देखो कैसा इक्वेशन आ गया। ये तो वैसा आ गया कि AX इक्वल टू लैम्डा एक्स, लैम्डा इज द आइगन वैल्यू। क्या आ रहा पता, ए की जगह ए है और ये एक्स की जगह V1 है और ये आ गया अल्फा V1। ये देखो ध्यान से, सर ये तो लैम्डा अल्फा के बराबर आ गया, हाँ आइगन वैल्यूज अल्फा है, ये तो आइगन वैल्यूज इज अल्फा, तो आइगन वैल्यू इज अल्फा, तो एक आइगन वैल्यू अल्फा है, एक आइगन वैल्यू अल्फा अगर आपके पास है तो मेरा आंसर आ चुका है कि डी दिल्ली, अगर मैं एग्जाम दे रहा हूं तो, और कोई आपके पास ऑप्शन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज द अल्फा। ऐसी चीजें बनना बहुत आसान नहीं है, थोड़ा सा आपको इन्वॉल्वमेंट, आपकी प्रैक्टिस, आपका कॉन्फिडेंस तब आता है। अगर आपको ये पता चल गया तो आपको दूसरी बात भी पता चल जाएगी। कैसे दूसरी बात पता चल जाएगी, इसलिए पता चल जाएगी क्योंकि आप बोलोगे कि सर मेरे पास तो ए की वैल्यू जो है वो ये है, क्या है वैल्यू, सर अल्फा V1 ट्रांसपोज प्लस बीटा V2। अब आपको थोड़ा सा दिमाग आपका खुल गया, तो अब आप क्या करोगे, मेरे को पता है क्या करोगे, आप बोलोगे सर अब मैं ए को ना V2 से मल्टीप्लाई कर लेता, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस वेक्टर, तो अल्फा V1 ट्रांसपोज V2 कर दूंगा सर मैं, ये यस सर, फिर बीटा V2 ट्रांसपोज V2 कर दूंगा। मैं बोल रहा हूं यार इसकी वैल्यू तो 0 है और इसकी वैल्यू 1 है, यस, तो AV2 की वैल्यू कितनी हो गई सर, ये 0 हो गया और ये B2 हो गया सर, मतलब बीटा V2 सर। तो यार AV2 इक्वल टू बीटा V2, ये तो वैसे ही आ गया जैसे AX इक्वल टू लैम्डा एक्स होता है, वेक्टर विल बी सेम। तो लैम्डा की वैल्यू कितना है सर, लैम्डा की वैल्यू सर बीटा है सर, तो एक आपके पास आइगन वैल्यू आपके पास जो हो गया बीटा आ गया, तो एक अल्फा था एक बीटा था, एक अल्फा निकला था एक बीटा निकला था, दिख ही रहा अल्फा बीटा, ये हमको दिख रहा है। ओके सर, इतना आपको दिखना चाहिए। अब सोचो कि V1 आपके पास ये 3x1 का मैट्रिक्स है और ये V1 इंटू V2 है। अगर मैं ए के बारे में बात करूं, आंसर आ चुका है मेरा, लेकिन फिर भी मैं बात करूं कि सर जो ए मैट्रिक्स है, सर ए मैट्रिक्स जो आप सॉल्व कर रहे थे, अगर कोई बोले कि प्रूव करो सर कि एक आइगन वैल्यू 0 होगा, तो वो बड़ा आसान नहीं है कि कोई प्रूव कर सके कि आइगन वैल्यू एक 0 होगा, वो कैसे कोई प्रूव करेगा, वो आसान नहीं होता है। बट फिर भी V1 आपके पास जो गिवन था, ये V1 जो मैट्रिक्स गिवन था वो 3x1 था, तो V1 ट्रांसपोज क्या होगा, V1 ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना होगा सर 1x3, तो V1 इंटू V1 ट्रांसपोज कितना होगा, V1 इंटू V1 ट्रांसपोज जो होगा मल्टीप्लाई करो सर 3x3। आपको अगर पता होगा तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाएगा। आपको अगर पता होगा कि रैंक जो होगा इस V1 इंटू V1 ट्रांसपोज का, इज द रैंक इज 1, रैंक इज 1। जब आप एक कॉलम और एक रो से जब आप एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दो स्क्वायर मैट्रिक्स से बनता है, इज डिफरेंट, इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक रो है एक कॉलम है। जब आप बोलते हो कि ए इंटू ए ट्रांसपोज है, जब आप बोलते हो ना, क्या, जब आप बोलते हो कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जब आप बोलते हो कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सपोज करो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है n×n, और जब आप बोलते हो कि ए इंटू ए ट्रांसपोज करोगे, ये भी आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, द बी मैट्रिक्स, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाता है, द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाता है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाता है, ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाएगा, लेकिन इसका आपके पास, इसका ये जो बन रहा है आपके पास, ये इसका रैंक की वैल्यू आपके पास 1। कैसे सर 1, कैसे रैंक 1, अरे यार देखो, जब मैं रैंक की बात करता हूं तो रैंक ए बी कितना होता है सर, रैंक ए बी होता है सर लेस देन इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी, ये मिनिमम वैल्यू। अब पता आपके पास इसका रैंक कितना हो सकता है मैक्सिमम, V1 का है V1 ट्रांसपोज का, सर V1 का रैंक, V1 तो एक कॉलम मैट्रिक्स हुआ ना सर, हाँ, तो रैंक ऑफ V1 कितना हो सकता है मैक्सिमम सर 1 सर, जो मिनिमम वैल्यू होती है रो कॉलम में से वही, V1 ट्रांसपोज का सर वो भी सर 1 सर, तो 1,1 है, तो रैंक की वैल्यू जो होगी V1 और V1 ट्रांसपोज की, इसलिए 1 लिखिए। अगर आपको यकीन ना हो, अगर आपको यकीन ना हो सर, मैं तो सर बहुत जल्दी जल्दी बताए सर, पुरानी क्लासेस अटेंड नहीं कर पाया था, इसलिए मेरी पुरानी बातें मानना बहुत जरूरी है कि V1 जो मैट्रिक्स था आपके पास, V1 था आपके पास 3x1 का, मान लेते कोई भी नंबर ले लो, 1 2 3 ले लिए यार, ये देखो 3x1, V1 ट्रांसपोज क्या होगा सर, V1 ट्रांसपोज होगा 1 2 3, ये ले लो 1 2 3, ये कितना हो गया 1x3,
सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनने वाला है पता है आपके पास, V1 इंटू V1 ट्रांसपोज से एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। कैसे? फर्स्ट कॉलम करो 1 2 3, फिर 2 4 6 3 6 9। देखो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, लेकिन इसके नंबर ऑफ इंडिपेंडेंस रोज अगर मैं बात करूं तो सिर्फ एक ही है, दो तो जीरो हो जाएंगे। V1 इंटू V1 ट्रांसपोज। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना कि नहीं सर? बना सर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना। आपके पता है ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसका रैंक कितना है? इसका रैंक सर 1 ही आ रहा है सर। कैसे सर इंडिपेंडेंट रोज एक ही बचेगा ना सर, बाकी तो 2 जीरो हो जाएंगे, सब डिपेंडेंट है, 1 ही आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो V1 इंटू V1 ट्रांसपोज बना है, अगर मैं बात करूं इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा V1 इंटू V1 ट्रांसपोज का, सर ये तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि V1 इंटू V1 ट्रांसपोज जो भी एक मैट्रिक्स है वो तो सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ। यस सर, सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ सर। अगर V1 इंटू V1 ट्रांसपोज एक सिंगुलर मैट्रिक्स है तो दो सिंगुलर मैट्रिक्स अगर आपके पास है तो यकीन मानिए कि जब मैं यहां की बात करूंगा, यहां ये देखो, ये था आपके पास, क्या था ये पता आपके पास, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाएगा। यस सर, ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाएगा। यस सर, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर ऐसे में लिख रहा हूँ, ये सिंगुलर मैट्रिक्स बनाएगा, ये भी सिंगुलर मैट्रिक्स बनाएगा। ये सर 2 बार ऐसे में लिखे। अब आपको अब कोई पीपीटी देखेगा तो उसको समझ नहीं आएगा जब तक मेरी बातों को नहीं सुनेगा। तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा हूं और एक सिंगुलर मैट्रिक्स लिखा हूं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, यस सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा लेकिन सिंगुलर भी होगा, डिटरमिनेंट विल बी जीरो। अब इसका मतलब है कि जब आप ऐसे दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो सिंगुलर मैट्रिक्स भी है जब आप ऐड करते हो तो ए विल बी ए, ये डिटरमिनेंट विल बी जीरो। और अगर डिटरमिनेंट विल बी जीरो तो एक आइगन वैल्यूज को जीरो होना पड़ेगा, मिनिमम एक आइगन वैल्यूज जीरो होगा। इसका मतलब है जो मैट्रिक्स ए है उसका मिनिमम एक आइगन वैल्यू जीरो होगा, क्योंकि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स बनाएगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सिंगुलर मैट्रिक्स विद सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो जो ए बनेगा वो सिंगुलर मैट्रिक्स ही होगा। तो बातें, इतनी सारी चीजें कनेक्टेड होती है। तो कई बार अगर आपको बहुत बेहतरीन आता है तब तो ठीक है, नहीं तो आप तो ये हवा में ही चला जाएगा। ये क्या है सर? ये तो हवा में चला जाएगा सब कुछ, अगर आपको आइडिया ना हो तो। ये 338 पे आपके पास क्वेश्चन, ये दिस वन, ये क्या है हमारे पास? कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स एन क्रॉस टी है, लैम्डा एक्स एन क्रॉस टी है, वेयर लैम्डा इज ए स्केलर, लैम्डा आई एक्स आई बी एन आइगन पेयर्स ऑफ द आइगन वैल्यूज एंड इट्स। अगेन देखो थ्योरेटिकल पूरा लिखा रहता है तो दिमाग ही खराब हो जाता है, क्या क्या बोलना चाह रहा है, कुछ नहीं यार। एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, यस वी नो दैट, ठीक है सर। लैम्डा इज ए स्केलर, वो भी पता है। लैम्डा और एक्स आई क्या बोल रहा है? पेयर है, आइगन पेयर है, जिसमें आइगन वैल्यू है लैम्डा आई और एक्स आई क्या है? आइगन वेक्टर्स, कुछ नहीं है। एक रियल मैट्रिक्स है आपके पास ए, ठीक है, आई बी द यूनिट मैट्रिक्स, ये भी पता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? बोल रहा है फॉर अ होमोजीनियस एन क्रॉस एन सिस्टम, फॉर अ होमोजीनियस ऑफ द लीनियर इक्वेशन a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0। ये फॉर होमोजीनियस इक्वेशंस हैविंग ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन द रैंक a माइनस लैम्डा इज लेस देन n। आपको पता है ना इसका डिटरमिनेंट 0 होता है तो इसका रैंक लेस देन n होगा। ये तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, ऑलरेडी हमको पता भैया a माइनस लैम्डा का डिटरमिनेंट 0 होगा, इसका जो रैंक होगा, रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा इज ऑलवेज लेस देन n यार, बिकॉज ये तो सिंगुलर मैट्रिक्स बनाता ना, ये तो कैलकुलेशन स्टेप है कि डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा विल बी 0, तो रैंक लेस देन n होगा। यस होमोजेनियस इक्वेशन होता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, द इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एक मैट्रिक्स am है, a की पावर m है, तो m बिंग ए पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो लैम्डा आई m और एक्स आई m विल बी द आइगन पेयर्स ऑफ ऑल आई। जबकि जब आप a की पावर m कर रहे हो तो लैम्डा आई की पावर m होगा, ये सही बात है, तो ये ट्रू है, ये ट्रू है। बट एक्स आई की पावर m होगा, ये फॉल्स है भैया। क्यों सर? ये ट्रू कब होता पता है? दोनों ट्रू कब होते हैं? लैम्डा आई की पावर m कॉमा एक्स आई होता बस, इसका मतलब आइगन वेक्टर चेंज नहीं होते। अगर ये लिखा होता तो ये ट्रू होता, ये फॉल्स है। नॉट करेक्ट बोल रहा है तो सेकंड वाला तो गलत है भैया। ए ट्रांसपोज इक्वल टू अगर ए इनवर्स है तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। हाँ, सी स्टेटमेंट इज द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें उसका ट्रांसपोज उसके इनवर्स के बराबर होता है उसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है सर? इसके जो आइगन वैल्यूज होंगे उसका जो मैग्नीट्यूड होगा इज ऑलवेज 1 सर, ये सही लिखा है। ये देखो इसकी जितने भी आइगन वैल्यूज निकलेंगे उसका मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 1। एक सर्कल बनाया था, याद होगा आपको। इज दैट ट्रू? यस ट्रू है सर। इफ A transpose equal to A, the symmetric matrix,
देन लैम्डा आई इज द रियल फॉर ऑल आई। यस, आइगन वैल्यूज रियल होते हैं आपके पास ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, क्योंकि हमारा मैट्रिक्स रियल मैट्रिक्स है और ए ट्रांसपोज ए अगर हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब बनता है तो उसके जो आइगन वैल्यूज होते हैं जो ऑलवेज रियल वैल्यू। क्या बात है, तो ए सी एंड डी ऑल थ्री आर करेक्ट, तो बॉम्बे इज रॉन्ग। ये भी सही हो सकता था अगर ये एक्स आई एम की जगह एक्स आई लिखा होता तो। अभी बोल रहा नॉट करेक्ट, तो बी इज नॉट करेक्ट, ए करेक्ट, सी करेक्ट, डी करेक्ट। सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो अरे आप डरो मत ना, रीड करो ना क्वेश्चन को, भागो मत, अच्छे से रीड करो, इतने अच्छे से पढ़ाया हूं, डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो हो सकता है वो 10 सेकंड में बन जाए। अब आपको डरना नहीं है ना कि होमोजीनियस बोल दिया, इन क्रॉस एंड सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ये सब तो हम जानते हैं यार, हमको पता है रैंक लेस देन एन होगा। ऐसा थोड़ी कि यहाँ पर रैंक की बात कर दिया तो हम डर जाएंगे, नो, इज द वेरी सिंपल कि हम आराम से डिस्कस कर सकते हैं चीजों को। ये गिवन था आपको, द लैम्डा एक्स, ये गिवन था, तो वो तो पता ही है कि जब हम ए एक्स ए माइनस लैम्डा इक्वल टू जब आप लिखते हैं आपके पास ये तो इसका डिटर्मिनेंट आपको पता है, ए माइनस लैम्डा का डिटर्मिनेंट जैसे जीरो बोल देते तो हमको पता है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, इज द सिग्निफिकेंट सॉल्यूशन, द इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं। और एक्स आपके पास नॉन जीरो आइगन वेक्टर होता है, हमको पता है। तो इसका रैंक की बात, अगर जब इसका डिटर्मिनेंट जीरो है तो रैंक तो कम ही होगा यार, ए माइनस लैम्डा मैट्रिक्स का रैंक तो जो होगा वो लेस देन एन ही होगा। यस सर, वही पहला लिखा हुआ था। बाकी बहुत अच्छा था ये क्वेश्चन। देखो कौन कौन सी चीजें कब कनेक्ट करेंगे, अब आपको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है, आपको क्लिक ही नहीं कर रहा है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लिखा है। मैं क्या कर सकता हूं फिर उस केस में, जब आपको मैं सब पढ़ा चुका हूं, आपको क्लिक ही नहीं कर रहा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आइगन वैल्यूज रियल होती है। अब आपको क्लिक ही नहीं करेगी तो चीजें आप फंस जाओगे, बस इतना ही है। ये हमारे पास है आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन ये 2022 आईआईटी खड़गपुर का एमएसक्यू क्वेश्चन था। क्या था एमएसक्यू क्वेश्चन? बोला गया था यार कि क्या है, एक y एक नॉन जीरो वेक्टर है, 2022 का क्वेश्चन था, तो वो लोग भी लिख दिए मस्त 2022 इंटू 1, 2022 इंटू 1, एक कॉलम एक मैट्रिक्स है, कॉलम वेक्टर है, द जीरो नॉन जीरो वेक्टर y, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, y ट्रांसपोज y इज एन आइगन वैल्यू ऑफ y इंटू y ट्रांसपोज। बोला जा रहा है कि इसका आइगन वैल्यू इसके आइगन वैल्यूज के बराबर होगा। अब होता क्या है, जैसे आप अगर बोलोगे कि सर y ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना होगा, आप बोलोगे सर 1 इंटू 2022, यस, और y का ऑर्डर, सर y का ऑर्डर था सर 2022 इंटू 1, तो y इंटू वाई ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना हो गया सर, y ट्रांसपोज इंटू y का, y ट्रांसपोज इंटू y का ऑर्डर कितना हो गया, y ट्रांसपोज इंटू y का ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 1, एक ही आइगन वैल्यू निकलेगा। अब किसी को बोला जाए कि सर y इंटू वाई ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना होगा, अच्छा y इंटू वाई ट्रांसपोज का ऑर्डर, y का ऑर्डर है कितना 2022 इंटू 1 और y ट्रांसपोज का ऑर्डर है कितना 1 इंटू 2022, मल्टीप्लाई हो सकता है बिल्कुल, तो y इंटू वाई ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना हो गया 2022 इंटू 2022। तो बताओ दोनों का आइगन वैल्यू सेम होगा क्या? इसकी आइगन वैल्यूज कितनी होगी, इसकी एक ही आइगन वैल्यू होगी, 1 आइगन वैल्यू, द 1 आइगन वैल्यू, इसकी आइगन वैल्यू 2022 आइगन वैल्यू होगा, 2022 आइगन वैल्यू। अब बोला जा रहा है कि इन दोनों का आइगन वैल्यू सेम होगा, तो माइंड में आएगा यार एक के पास 2022 आइगन वैल्यू और एक के पास एक आइगन वैल्यू, बट अच्छा कंसेप्ट ये कहता है कि दोनों का आइगन वैल्यू सेम होगी, मतलब जो एक आइगन वैल्यू होगी वो 2022 में जो भी आइगन वैल्यूज आएगा उसके बराबर ही आएगा, आइगन वैल्यूज विल बी सेम। इसका मतलब है कि ये जो एक आइगन वैल्यूज होगा वो इसके बराबर ही होगा, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन दिल बोलता है कि नहीं होना चाहिए। तो अब आपको क्या पता है सर? मेरे को तो ये पता है, क्या पता है आपको सर? मेरे को ये पता है कि सर आइगन वैल्यूज ऑफ एनी मैट्रिक्स ए और आइगन वैल्यूज ऑफ ट्रांसपोज सेम होता है, ये पता है आपको? यस सर, ये पता है सर, वी नो दैट सर। अच्छा, अब आइगन वैल्यूज ऑफ क्या था आपके पास सर? वाई ट्रांसपोज वाई, वाई ट्रांसपोज वाई इज इक्वल टू आइगन वैल्यूज ऑफ वाई इंटू वाई ट्रांसपोज नहीं होगा? क्यों सर? सोचो कि अगर आपके पास एक बी मैट्रिक्स है वाई ट्रांसपोज वाई, अगर मैं बी का ट्रांसपोज कर दूं तो सर वाई ट्रांसपोज वाई का ट्रांसपोज क्या निकलेगा सर? ये वाला पहले वाई का ट्रांसपोज, फिर ये वाला ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वाई, तो दोनों सेम ही होगा। तो सर फिर बताओ आइगन वैल्यूज ऑफ बी इक्वल टू आइगन वैल्यूज ऑफ बी ट्रांसपोज नहीं होगा क्या? होगा सर, तो दोनों सेम ही तो लिखा भैया। यस सर, इसका मतलब है कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है सर। y इंटू वाई ट्रांसपोज इज रैंक ऑफ 2022। अच्छा, y इंटू वाई ट्रांसपोज कर रहे हो तो क्या हो रहा है सर? y इंटू वाई ट्रांसपोज कर रहे हो तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन रहा है। क्या बन रहा है सर? एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन रहा है। y इंटू वाई ट्रांसपोज एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन रहा है
2022 इंटू 2022। इसका रैंक सर 2022 होगा, ऐसा लिखा है स्टेटमेंट में। इसका रैंक 2022 अगर लिखा है, इसका मतलब है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये मतलब हुआ इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा। जबकि y इंटू वाई ट्रांसपोज के अगर मैं रैंक की बात करूं तो क्या होगा सर, y इंटू वाई ट्रांसपोज का रैंक 2022 दिया है, स्क्वायर मैट्रिक्स बन रहा है। जबकि रैंक ऑफ y इंटू वाई ट्रांसपोज की जो वैल्यू होगी 1 होगी। अलग बात है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाएगा। जब भी एक मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज का प्रोडक्ट करते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाता है, अगर रो और कॉलम की हेल्प से बन रहा है तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो बनाएगा, बट उसका रैंक इज ऑलवेज 1। क्योंकि अगर सोचो कि रैंक ए बी है, ये ए है, बी है, तो रैंक ए बी क्या होता है, लेस देन इक्वल टू रैंक ए रैंक बी। इसमें किसी न किसी के पास तो एक रो या एक कॉलम है, तो रैंक की वैल्यू मैक्सिमम 1 ही हो सकती है यार। इसका मतलब है जब आप कोई भी नंबर ले लो, जब आप सॉल्व करोगे तो पता है 2022 आपके पास आएंगे, 2022 इंटू 2022, पता है नंबर ऑफ डिपेंडेंट रोज कितना होगा 2021, और एक इंडिपेंडेंट होगा। इसमें अगर मैं से बोला जाए कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज कितना होगा 1, और नंबर ऑफ डिपेंडेंट रोज 2021 दोनों मिला के 2022, इसलिए रैंक इज 1। तो इट्स ऑलवेज गुड कंसेप्ट कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाता है बट इसका रैंक इज ऑलवेज 1। ये गलत है स्टेटमेंट। कभी कभी लगता है कि सर 2022 इंटू 2022 एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन रहा है, सच बात है, तो सर सही होना चाहिए, गलत है। y इंटू वाई ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना रहा है, बिल्कुल सही है। y इंटू वाई ट्रांसपोज इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है, इसका इनवर्स पॉसिबल है, नहीं भैया, इसका डिटर्मिनेंट y इंटू वाई ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होगा भाई साहब वो 0 होगा। तभी तो रैंक लेस देन 2022 से, 2022 से रैंक कम है भैया, एक आ रहा रैंक। तो ये जो होगा सिंगुलर मैट्रिक्स बनाएगा, और सिंगुलर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होते, इन्वर्टिबल वो होते हैं जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। तो गलत है ये, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो क्या क्या सही हुआ, ए और सी सही हुआ। एमएसक्यू क्वेश्चन था, बॉम्बे गलत, दिल्ली गलत। बट ऐसे क्वेश्चन अगेन वेरी गुड क्वेश्चन की कैटेगरी में आ जाते हैं। क्यों वेरी गुड क्वेश्चन की कैटेगरी में? अगेन आपको अगर एकदम गजब का पूरे चैप्टर का आइडिया नहीं है, आप बोलोगे सर मैं तो आइगन वैल्यू पढ़ रहा था सर रैंक आ गया, हाँ भाई इन्वर्टिबल आ गया, अरे सब बातें आएगी भाई, सब बातें आएगी, पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो आप, ओके।